लेट्स बिगिन विद द एरिया ऑफ डिस्कशन फॉर टुडे। आज हम लोग डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के ऊपर बात करेंगे। देखिए, एज फार एज द डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट इज कंसर्न, राजस्थान जुडिशरी के पर्सपेक्टिव से जब हम इसको देखेंगे, अगेन जैसे हमने कल नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के ऊपर डिस्कशन की थी, तो बेयर एक्ट बेस्ड वी हैव टू गो थ्रू, एंड अलॉन्ग विद दैट जो भी सुप्रीम कोर्ट की कुछ रिसेंट जजमेंट्स हैं कुछ पॉइंटर्स पे, दैट वी हैव टू फॉलो अप। वेरी गुड मॉर्निंग साक्षी एंड ऑल। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द सेशन फॉर टुडे। देखो, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट की जहां तक बात है, देर आर सर्टेन बेसिक पैरामीटर्स दैट वी हैव टू सी। मैं पहले कुछ आपको एक ब्रॉडर आउटलाइन देने वाला हूं जिसमें आप समझ लें कि व्हाट विल बी द फ्रेमवर्क ऑफ डिस्कशन ऑफ द क्लास। ठीक है, इट इज नॉट लाइक अदर क्लासेस जिसमें हम सिर्फ ऊपर ऊपर से पढ़ेंगे। वी विल बी गोइंग अ बिट डिटेल ऑल्सो, ताकि आपको समझ में आ जाए कि देखो, एग्जाम में वही कैंडिडेट क्वालिफाई कर रहा है जिसको किसी भी सब्जेक्ट आप उसको देते हैं उसके ऊपर कमांड अच्छी है, पकड़ अच्छी है, एंड यू अंडरस्टैंड द बेसिक थिंग्स। तो बेसिक थिंग्स के साथ साथ हम इसको आगे प्रोसीड अप करेंगे। पहली चीज जो हम पढ़ने वाले हैं, दैट इज सर्टेन डेट्स, दैट इज when it came into force, when notification came over there, etc etc। उसके साथ साथ I will take you people in the next area, that is the territorial extension of this particular law, territorial extension, that इस लॉ की एप्लीकेबिलिटी कहाँ तक है। नेक्स्ट जो एरिया हमारा डिस्कशन में रहेगा, दैट विल बी द रेट्रोस्पेक्टिवनेस कि क्या ये लॉ रेट्रोस्पेक्टिव है या प्रोस्पेक्टिव है। वी हैव अ वेरी इंपॉर्टेंट लैंडमार्क जजमेंट ऑन दिस पॉइंट ऑल्सो, रेट्रोस्पेक्टिवनेस के ऊपर। फिर व्हाट इज द बेसिक हिस्ट्री एज फार एज द इंसेप्शन ऑफ द डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट इज कंसर्न्ड, क्यों ये लॉ बनाया गया, क्या इसके पीछे कुछ इंटरनेशनल कन्वेंशंस हैं या नहीं है, वो सारी चीजें डिस्कस की जाएंगी। देन आई विल टेक यू पीपल इन द बेयर एक्ट, और बेयर एक्ट में फर्स्टली वी विल गो इन द डेफिनेशंस पार्ट। तो डेफिनेशंस में देर आर सर्टेन डेफिनेशंस विच आर वेरी इंपॉर्टेंट, जैसे कि डोमेस्टिक रिलेशनशिप, शेयर्ड हाउस होल्ड क्या है, मॉनेटरी रिलीफ क्या होते हैं, चाइल्ड कौन माना जाएगा, तो ये सारी डेफिनेशंस पढ़ेंगे। इनके पढ़ने के बाद आई विल टेक यू इन द ऑपरेटिव एरिया, जिसमें प्रोसीजर की बात आ जाएगी, एंड इन द लास्ट सेगमेंट ऑफ द सेशन वी विल बी डिस्कसिंग द रिलीफ्स। ठीक है, कि क्या रिलीफ्स जो है डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के अंदर महिलाओं को दिए गए हैं। अब ये जो पूरा प्रोसेस मैं आपको बता रहा हूं, एक एक करके शुरू करते जाएंगे। आई होप कल की तरह आप लोग अपने नोटबुक्स जो हैं उनके ऊपर नोट्स अपने जरूर बनाएंगे साथ के साथ। चलिए, सो लेट्स प्रोसीड फर्दर। देखो, पहली जो चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है, एक्ट के अंदर कितने सेक्शन, जो बेसिक सवाल जनरली पूछे जाते हैं तो आपको पता होना चाहिए। देखो, डीवी एक्ट के अंदर, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, कितने चैप्टर्स हैं और कितने सेक्शंस ऐसे सवाल पूछे जाते हैं। तो 5 चैप्टर्स आपको मिलेंगे, यू विल बी गेटिंग 5 चैप्टर्स एंड यू विल बी गेटिंग 37 सेक्शंस। ठीक है, तो सेक्शंस हैं 37 और चैप्टर है 5, 37। इसको आप जरूर अपनी बेयर एक्ट में या कहीं कॉपी पे साइड पे लिख के रख लेना, बिकॉज एमसीक्यूज में ऐसे ऐसे सवाल पूछ लेते हैं दैट हाउ मेनी चैप्टर्स एंड सेक्शंस आर देयर इन द डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, चैप्टर 5 सेक्शंस 37, ऐसे ही एमसीक्यूज आपको बना के दिए जाएंगे। यू मस्ट बी कैपेबल एनफ टू अंडरस्टैंड दैट ये सवाल जो है ये बेसिक सवाल हैं, आपको आते ही आते हैं। दूसरी चीज, एक्ट नंबर क्या है। ठीक है, ये भी कभी कभी आजकल क्योंकि एग्जाम में डिफिकल्टी लेवल को बढ़ाने के लिए ऐसी चीजें पूछ लेते हैं कि एक्ट नंबर कौन सा है, तो इट इज एक्ट नंबर 43 ऑफ 2005, 43 ऑफ 2005, एक्ट नंबर 43। ठीक है, इसका आपको ध्यान रखना है। अगली जो बात है कि इसकी इन्फोर्सिबिलिटी कब हुई, असेंट कब मिला, उसके ऊपर डेट्स आप ध्यान में रखेंगे। देखिए, असेंट इसको मिला है, प्रेसिडेंट का असेंट इसको मिला है, आप डेट लिखेंगे, असेंट की डेट लिखेंगे, इट इज 13th of September 2005, 13th of September 2005। इस डेट को आप जरूर ध्यान में रखें। ठीक है, इसके बाद अगली डेट आप लिखेंगे that when it came into force, when it came into force, when it came into force। तो came into force की जो डेट इसकी रहेगी, that is, लिखते जाएंगे, that is 26th of October 2006। ठीक है, 26 अक्टूबर 2006, इन डेट्स का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, दिस इज द डेट ऑफ इन्फोर्सिबिलिटी।
It came into force on 26th of October 2006. असेंट मिला 13 सितंबर 2005 को. अब इसमें एक डेट और है जो कभी कभी रेंडमली पूछ ली जाती है. देखो, एज यू पीपल आर लुकिंग कि असेंट मिला 13th ऑफ सितंबर को, उसके बाद इन्फोर्सेबिलिटी हुई 26 अक्टूबर को, तो बीच में एक नोटिफिकेशन पास हुआ था जब ये बताया गया कि कब से ये इन्फोर्सेबल होगा. तो एक नोटिफिकेशन पास हुई है, ठीक है, जिसमें ये ऑफिशियल गजट में पब्लिश किया गया बाद में, और उस नोटिफिकेशन की डेट भी आपको ध्यान में रखनी है. इट इज 17th ऑफ अक्टूबर 2006. ये डेट्स आपको ध्यान में रखनी है. यू मस्ट बी नोइंग कि ये सवाल आपके बेसिक सवाल है. आई होप यू पीपल आर राइटिंग ऑल दीज थिंग्स इन योर कंसर्न नोटबुक एज वेल. ठीक है, कुछ एक जजमेंट्स में आज आपके साथ डिस्कस करूंगा. दोस जजमेंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. दोस जजमेंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. रीजन बीइंग कि अगर डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट आप पढ़ रहे हो और उन जजमेंट्स को आप छोड़ दोगे तो फिर दिक्कत है. आप इंटरव्यू में आपको दिक्कत आ जाएगी अगर आप पास हो भी जाओगे. तो ये तो आपने लिख लिया कि जी डेट्स क्या है. डेट्स के साथ साथ कमिंग टू द नेक्स्ट एरिया जो इसकी टेरिटोरियल एक्सटेंशन की बात है. टेरिटोरियल एक्सटेंशन की बात है तो दिस लॉ अप्लाइज टू द होल ऑफ इंडिया. होल ऑफ इंडिया. इसके बाद मैं बेयर एक्ट पे आपको दिखाऊंगा, लेकिन अभी जो है बेसिक्स हम शुरू कर रहे हैं. दिस लॉ अप्लाइज टू द होल ऑफ इंडिया. ठीक है, जम्मू कश्मीर पे 2019 की जो हमारी रीऑर्गेनाइजेशन हुआ जेएंडके का, उसके साथ 31 अक्टूबर 2019 से जेएंडके के ऊपर भी अप्लाई हो गया, बट अदरवाइज इट इज एप्लीकेबल टू द होल ऑफ इंडिया. इसका आपको ध्यान रखना है. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट एरिया ऑफ डिस्कशन. देखो, व्हाट इज द पॉलिसी बिहाइंड डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. व्हाट इज द पॉलिसी बिहाइंड दिस. हम लोग कोई भी सब्जेक्ट जब पढ़ते हैं तो उस सब्जेक्ट का जुरिस्प्रूडेंशियल असेंस हमें पता होना चाहिए कि है क्या, कानून बनाया क्यों गया, जरूरत क्या थी, और क्या इसके पीछे के ऑब्जेक्टिव्स हैं. तो देखो, जनरली क्या था, अगर हम जनरल बात करें तो महिलाओं के ऊपर जो क्रुएलिटी है उसको लेके हमने आईपीसी के अंदर तो एक सेक्शन बनाया, दैट इज 498 कैपिटल ए, जो कि क्रुएलिटी की बात करता है. बट एज फार एज द सिविल लॉ इज कंसर्न, सिविल लॉ में कहीं पे भी महिलाओं के ऊपर अगर डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है उसके लेके कोई प्रावधान नहीं था, कोई कानून नहीं. तो उन्हीं सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए हमारे पास कुछ एक इंटरनेशनल कन्वेंशंस हैं, उनका आपको जो पॉइंट है वो पता होना चाहिए कि कौन सी इंटरनेशनल कन्वेंशंस या अकॉर्ड्स हैं जो इससे रिलेटेड हैं. तो अगर आप पढ़ें, यहाँ पे पॉइंट नंबर 3 में लिखा हुआ है दैट द एक्ट ऑल्सो एक्नॉलेजेस द कमिटमेंट मेड बाय अवर कंट्री एज अ सिग्नेटरी ओवर द वेरियस इंटरनेशनल कन्वेंशंस. अब आपको सवाल आ सकता है कि जी कौन सी वो इंटरनेशनल कन्वेंशंस हैं जिसके बेसिस पे हमारी सरकार ने डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट अप्लाई किया. सो दोज कन्वेंशंस आर वियना अकॉर्ड 1994, कॉपी पे लिख लेना. ठीक है, वियना अकॉर्ड 1994, बीजिंग डिक्लेरेशन एंड द प्लेटफॉर्म ऑफ एक्शन 1995, कॉपी पे लिख लेना. बीजिंग डिक्लेरेशन एंड द प्लेटफॉर्म ऑफ एक्शन 1995. और तीसरा है जो हमारा UNCEDAW का, यूनाइटेड नेशंस कमेटी ऑन कन्वेंशन ऑन एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट द वुमेन. इन तीन को आप अपनी कॉपी पे लिखो, आपको एग्जाम में यहां से एमसीक्यू बनता है. जहां तीन चीजें आती हैं वहां से समझ लेना एमसीक्यू आ जाता है. जहां तीन चीजें मिल जाए तो ये तीन चीजें आपको देखने को मिल रही हैं. वियना कन्वेंशन, वियना अकॉर्ड 1994, बीजिंग डिक्लेरेशन एंड प्लेटफॉर्म ऑफ फॉर एक्शन 1995, एंड यूनाइटेड नेशंस कमेटी ऑन कन्वेंशन ऑन एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन. ये तीनों का आपको ध्यान में रखना है. आई होप यू पीपल आर जॉटिंग इट डाउन ऑन योर कंसर्न नोटबुक्स. यस और नो प्लीज कमेंट बॉक्स में आप लिख के बताएंगे, ठीक है, कि लिख रहे हो या नहीं लिख रहे हो. और ये ज्यादा से ज्यादा आप शेयर भी करें इस हमारे लाइव क्लास को, सो दैट जितने भी कैंडिडेट्स आरजेएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको पता रहे कि क्या क्या चीजें जो है वो प्रिपरेशन के लिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट है. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट एरिया ऑफ डिस्कशन, एक सवाल आता है कि जी डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के अंदर जो रेमेडी दी जा रही है वो नेचर क्या है उसका, सिविल रेमेडी है या क्रिमिनल रेमेडी है. सो व्हाट इज द नेचर ऑफ रिलीफ, व्हाट इज द नेचर ऑफ रिलीफ. अब आपको यहां से सवाल आ जाता है, इंटरव्यूज होते हैं, इंटरव्यूज में सवाल आता है कि जी डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट जो है वो सिविल है या क्रिमिनल है. तो ऐसा अगर आपको सवाल आ रहा है, इफ यू आर गेटिंग सच काइंड ऑफ क्वेश्चंस, तो आपको मैं आंसर दे रहा हूं एक जजमेंट की रेफरेंस से. जजमेंट का नाम आप कॉपी पे जरूर लिख लेना. केस का नाम रहेगा इट इज कुन्नापरेड्डी नुकल्ला शंकना एंड वर्सेस कुन्नप्पा रेड्डी स्वर्ण कुमारी 2016. इस केस का नाम आप लोग लिख लीजिए, केस का नाम आप लोग लिख लीजिए. इट इज कुन्नप्पा रेड्डी अलाइज नुकल्ला शंका वर्सेस कुन्नप्पा रेड्डी स्वर्ण कुमारी 2016 सुप्रीम कोर्ट. जजमेंट का नाम आप लोग जरूर लिखें, ठीक है. उसके बाद आगे की बात करते हैं.
चलिए, सो व्हाट द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इज स्टेटिंग विद रिस्पेक्ट टू दिस पर्टिकुलर केस, और क्या बताया गया कि डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट का जो नेचर है, इसकी जो बनाया गया इस कानून को, क्यों बनाया गया, सिविल कानून है या क्रिमिनल कानून है। तो अगर आप देखें तो सुप्रीम कोर्ट कहता है द रिलीफ्स दैट कैन बी ग्रांटेड बाय अ फाइनल ऑर्डर ऑफ सेक्शन 18 till 22, 18 से 22 के अंदर आपको मिलता है जी कि प्रोटेक्शन ऑर्डर्स क्या होंगे, कस्टडी के ऑर्डर्स कैसे पास किए जाते हैं, मॉनेटरी रिलीफ मिलेगा कि नहीं मिलेगा, उसकी बात। और सेक्शन नंबर 23 में आता है एंटेरियम ऑर्डर्स की बात। तो ये जो चीजें हैं ये सिविल नेचर की हैं, सिविल नेचर की हैं। लेकिन अगर कोई भी व्यक्ति जिसके अगेंस्ट ये ऐसे ऑर्डर्स पास किए गए हैं 18 से 22 या सेक्शन नंबर 23 का जो ऑर्डर होता है, अगर वो ऑर्डर पास किया गया और उस ऑर्डर की वायलेशन होती है, मान लीजिए देयर इज अ पर्सन, मान लीजिए एक महिला है, उसके हस्बैंड ने डोमेस्टिक वायलेंस किया, हस्बैंड के ऊपर कोर्ट ने जो है प्रोटेक्शन ऑर्डर लगाए या मॉनेटरी कंपनसेशन के ऑर्डर्स पास किए, और वो व्यक्ति इन ऑर्डर्स की वायलेशन करता है, तो उसके लिए फिर एक क्रिमिनल चार्ज जो है वो सेक्शन 31 के अंदर बनाया गया है। बट ब्रॉडरली अगर आप देखोगे, ओवरऑल अगर आप देखोगे, तो इस पूरे लॉ की जो ड्राफ्टिंग है वो सिविल लॉ के तरीके से हुई है। सो लिखा है, इनफैक्ट द वेरी पर्पस ऑफ इनैक्टिंग द डीवी एक्ट वाज टू प्रोवाइड अ रेमेडी विच इज एन अमलगमेशन ऑफ द सिविल राइट्स ऑफ द एग्रीव्ड वुमेन। सिविल राइट ऑफ द एग्रीव्ड वुमेन को बचाने के लिए जो है ये लॉ बनाया गया। एंड देयरफॉर द डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट इज प्रीडोमिनेटली इज ऑफ अ सिविल नेचर, इज प्रीडोमिनेटली ऑफ अ सिविल नेचर। तो अगर आपको सवाल आ जाए कि कैसा नेचर है, व्हाट इज द नेचर ऑफ दिस पर्टिकुलर लॉ, तो आपका आंसर क्या होगा, इट इज ऑफ अ सिविल नेचर और क्रिमिनल नेचर। आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिख के देंगे। यस एवरीवन। शशांक कह रहे हैं सर वॉइस ब्रेक हो रही है। इज माई वॉइस इज ब्रेकिंग विद एवरीवन और यस, कैन यू प्लीज लेट मी नो? just hold on for a second, just give me 1 second. Yes, I hope now it is clear. Yes, is it clear now? Is it clear everyone? ओके ओके, गुड इनफ। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। कोई भी आपको प्रॉब्लम आएगी तो कमेंट बॉक्स पे लिख के दे देना, वी विल ट्राई टू सॉर्ट इट आउट, ठीक है। अगला एक सवाल आता है, द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज देयर, कि हमारा ये जो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट है, इस प्रोस्पेक्टिव है या रेट्रोस्पेक्टिव है। प्रोस्पेक्टिव का मतलब क्या होता है कि जिस दिन कानून बना, कानून बनने के बाद उसकी एप्लीकेशन होना शुरू हो जाएगी। रेट्रोस्पेक्टिव क्या होता है कि पिछली डेट से हम इसको अप्लाई कर रहे हैं। सो वेदर दिस लॉ इज प्रोस्पेक्टिव और रेट्रोस्पेक्टिव। अब इसके लिए भी हमारे पास 2012 का एक बड़ा इंपॉर्टेंट जजमेंट है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। केस का नाम आपके सामने, इट इज वी.डी. भनोत वर्सेस सविता भनोत, 2012 का जजमेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप अगर देखें तो कोर्ट क्या कह रहा है, लिखा है, हाउएवर द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इन द केस ऑफ वी.डी. भनोत वर्सेस सविता भनोत हैज क्लैरिफाइड दैट इवन इफ अ वाइफ हु हैज शेयर्ड अ हाउसहोल्ड इन द पास्ट, मान लीजिए पास्ट में कभी एक महिला ने अपने पति के साथ हाउस होल्ड शेयर किया था, बट वॉज नो लॉन्गर डूइंग सो व्हेन द एक्ट केम इनटू फोर्स, वुड स्टिल बी इंटाइटल्ड टू द प्रोटेक्शन ऑफ द डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट। तो इसका मतलब क्या होता है कि आप जिस दिन ये कानून अप्लाई हुआ उस दिन जो है, अगर महिला हस्बैंड के साथ नहीं भी रह रही है, if the wife is not residing with the husband, पास्ट में साथ में रहे थे लेकिन पास्ट में जो है डोमेस्टिक वायलेंस हुआ था, तो वो महिला को भी डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के अंदर जो रिलीफ मिल रहे हैं वो लेने के लिए एंटाइटल्ड है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि जो इस पर्टिकुलर एक्ट का ऑब्जेक्टिव है, द पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस एक्ट इज basically to safeguard a woman from domestic violence, and here it should be read in favor of the women who are victims of domestic abuse। कोई भी महिला जिसके अगेंस्ट डोमेस्टिक अब्यूज हुआ है उसको प्रोटेक्शन देने के लिए कानून बनाया गया। एंड द लेजिस्लेचर्स इंटेंशन वाज टू कवर वुमेन हु हैव बीन विक्टिम्स ऑफ डोमेस्टिक अब्यूज प्रायर टू द एक्ट्स इनैक्टमेंट। तो इसका मतलब कोई भी महिला जिसके अगेंस्ट डोमेस्टिक अब्यूज हुआ था, पास्ट में हुआ था,
उसको भी इस कानून की जो है, जो भी रिलीफ्स इस कानून के अंदर मिल रहे हैं, जो सिविल रेमेडीज आपको मिल रही हैं, यू कैन डेफिनेटली क्लेम दैट बिकॉज दिस एक्ट इज ऑफ अ सिविल रेमेडी, हेंस कमिंग इनटू फोर्स ऑफ द एक्ट इज रेट्रोस्पेक्टिवली डज नॉट वायलेट्स आर्टिकल 20 क्लॉज नंबर 1 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये बड़ी एक इंपॉर्टेंट चीज है, आप इस जजमेंट को अपनी कॉपी पे जरूर लिखें, और ये जो पॉइंट है आप अगर ब्रीफ में समझ गए हो तो यहां से आपको एग्जाम में सवाल जो है वो जजमेंट के बेसिस पे जरूर पूछा जा सकता है, तो इसके ऊपर आपने खास ध्यान रखना है। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। और आवाज आप साफ आ रही है कि नहीं आ रही है ये भी बता दीजिए। यस शशांक, इज माय वॉइस इज क्लियर नाउ? ओके ओके, गुड इनफ। सो लेट्स प्रोसीड फर्दर टू द नेक्स्ट एरिया ऑफ डिस्कशन। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। देखिए सेक्शंस कितने हैं बताओ जी, सेक्शंस कितने हैं इस कानून में? हाउ मेनी सेक्शंस आर देयर? हाउ मेनी सेक्शंस? कमेंट बॉक्स में लिख के देंगे, अभी बताया था कितने सेक्शंस हैं और कितने चैप्टर्स हैं। यस एवरीवन, 37 सेक्शंस एंड चैप्टर कितने हैं? हाउ मेनी चैप्टर्स? 5 चैप्टर्स, ठीक है, 5 चैप्टर है, 37 सेक्शन है। इन्फोर्सिबिलिटी कब हुई? व्हेन इट केम इनटू फोर्स 26 ऑफ अक्टूबर 2006। याद रखने का तरीका बताता हूं, देखो 26 अक्टूबर 2006, अब क्योंकि आपको तो बहुत सारे सब्जेक्ट का ध्यान रखना है, तो 26 अक्टूबर 2006, तो समझ लेना कि 2 और 6 ऐसे आ रहा है, तो याद रहेगा थोड़ा सा, ठीक है। ऐसे ऐसे पॉइंटर्स आपको बनाने चाहिए ताकि आप याद रख पाए कि कोई लॉ कब इन्फोर्स हुआ है, तो ठीक है। तो 26 अक्टूबर 2006 को इन्फोर्सेबिलिटी हुई और जो असेंट है वो 13 सितंबर 2005 को मिला, ये मैंने आपको पहले ही बताया। इसके बाद देखो कोई भी लॉ आप पढ़ रहे हैं तो उसका प्रियम्बल बहुत इंपॉर्टेंट है, लॉ का प्रियम्बल बहुत इंपॉर्टेंट है, और अगर आप डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट का प्रियम्बल पढ़ें तो आपको और क्लेरिफिकेशन मिलेगी कि इस लॉ का ब्रॉडरली ऑब्जेक्टिव क्या है। वैसे तो मैंने आपको बताया कि कौन कौन सी कन्वेंशंस थी जिस पे इंडिया ने साइन किए थे, आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे कौन कौन सी कन्वेंशंस थी। 3 कन्वेंशंस की हमने बात की, तो उन्हीं कन्वेंशंस के बेसिस पे फिर हमने डीवी एक्ट अपने यहाँ पे इनेक्ट किया, और इसका प्रियम्बल कहता है एन एक्ट टू प्रोवाइड मोर इफेक्टिव प्रोटेक्शन ऑफ द राइट्स। मोर इफेक्टिव कहते हैं राइट्स तो जी हम पहले भी प्रोटेक्ट कर रहे थे, लेकिन अब बहुत अच्छे से करेंगे, ये कहने का मतलब है मोर इफेक्टिव प्रोटेक्शन ऑफ द राइट्स ऑफ द वुमेन गारंटीड अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन। कौन सा आर्टिकल है जो महिलाओं को प्रोटेक्शन दे रहा है, गारंटी दे रहा है कि आपके राइट्स जो है वो प्रोटेक्ट हम करेंगे? हु आर विक्टिम्स ऑफ द वायलेंस ऑफ एनी काइंड अकरिंग विद इन द फैमिली एंड फॉर मैटर्स कनेक्टेड देयर विद एंड इंसिडेंटल देयर टू। तो आपको एग्जाम में कभी कभी क्या होता है कि एमसीक्यू के अंदर आपको बेरेट की ही लैंग्वेज के ऊपर एमसीक्यू आ जाता है। आपको ये चीजें पता होनी चाहिए कि क्या क्या चीजें जो हैं प्रियम्बल में रखी गई। इट इज फॉर द पर्पस ऑफ मोर इफेक्टिव प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑफ अ वुमेन गारंटीड अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन हु आर द विक्टिम्स ऑफ द वायलेंस ऑफ एनी काइंड। व्हाट काइंड ऑफ वायलेंस? एनी काइंड। एनी काइंड को इंपॉर्टेंट तरीके से आप समझ के रखेंगे, अंडरलाइन करेंगे। अकरिंग विद इन द फैमिली एंड फॉर मैटर्स कनेक्टेड देयर विद एन इंसिडेंटल डेट टू। तो मतलब वायलेंस के साथ साथ और भी जो चीजें कनेक्टेड है वो सब यहां पे जो है फॉल करने वाली है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट एरिया ऑफ डिस्कशन, ठीक है, कमिंग टू द नेक्स्ट एरिया। अब एक एक करके हम आपके साथ डेफिनेशंस पे बात करेंगे। पहले मैं आपको ये बता देता हूं कि कौन सी डेफिनेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट है और उनके ऊपर केस लॉज भी रहेंगे, तो पहले उस पर बात करते हैं। जस्ट गिव मी 1 सेकेंड, ठीक है। देखो एक डेफिनेशन है आपका चाइल्ड एग्रीव्ड पर्सन का। सबसे पहले एग्रीव्ड पर्सन, तो एग्रीव्ड पर्सन की डेफिनेशन को हमें समझना है कि कौन एग्रीव्ड हो सकता है, ठीक है। डीवी एक्ट के अंदर कौन जो है एग्रीव्ड माना जाएगा। अगली डेफिनेशन जो है वो चाइल्ड की आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि वहां से एक एमसीक्यू बनेगा, चाइल्ड की डेफिनेशन। उसके बाद जो है डेफिनेशन आपका डोमेस्टिक रिलेशनशिप क्या होता है। डोमेस्टिक रिलेशनशिप क्या होता है? तो डोमेस्टिक रिलेशनशिप जो है वो मैरिज के बियॉन्ड है, तो कैसे वो होता है वो डेफिनेशन पढ़ेंगे। कौन सी मैजिस्ट्रेट जो है इस केस ऐसे डीवी एक्ट के अंदर केसेस में एप्लीकेशंस को सुनेंगे, तो मैजिस्ट्रेट कौन है, जेएम 1C और एमएम जो है उनकी बात की गई। फिर इसके साथ साथ मॉनेटरी रिलीफ, रिस्पोंडेंट और शेयर्ड हाउस होल्ड। एक तो रिस्पोंडेंट कौन रहेगा, क्या महिलाएं रिस्पोंडेंट बनाई जा सकती हैं या केवल एडल्ट मेल ही रिस्पोंडेंट होगा, इसके ऊपर आपको ध्यान रखना है। और एक इंपॉर्टेंट डेफिनेशन होती है शेयर्ड हाउस होल्ड की, शेयर्ड हाउस होल्ड,
ठीक है, तो शेयर्ड हाउस, ये डेफिनेशन आपको टिप्स पे होनी चाहिए। बाकी जो डेफिनेशंस हैं उनकी व्याख्या ज्यादा नहीं है, लेकिन इन डेफिनेशंस के ऊपर आपको जजमेंट्स मिलेंगी, तो इनके ऊपर आपने खास ध्यान रखना है। सो लेट्स स्टार्ट विद द डेफिनेशंस पार्ट नाउ। निकालेंगे अपना अपना बेरक और बढ़ेंगे आगे। ठीक है जी, चलिए। एग्रीव्ड पर्सन, पहली डेफिनेशन हमारे सामने है। देखो, एग्रीव्ड पर्सन की जब बात आई तो हु विल बी कॉल्ड टू बी द एग्रीव्ड एज फार एज द डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट इज कंसर्न, तो लिखा है मीन्स एनी वुमेन who is or has been, जिसके साथ डोमेस्टिक वायलेंस हुआ या हुआ था इन अ डोमेस्टिक रिलेशनशिप, है ना, एनी वुमेन हु इज और हैज बीन इन अ डोमेस्टिक रिलेशनशिप विद अ रिस्पोंडेंट and who alleges to have subjected to an act of domestic violence by the respondent। तो कोई भी महिला जो किसी व्यक्ति के साथ डोमेस्टिक रिलेशनशिप में थी और उसके साथ अगर डोमेस्टिक वायलेंस हुआ है तो वो एग्रीव्ड पर्सन मानी जाएगी। अब यहीं से एक सवाल उठा, एक इशू आया 2014 में, सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट है, उस जजमेंट की हम रेफरेंस ले रहे हैं। आई होप आप लोगों को जजमेंट्स जो भी दिख रही हैं आप उनको कॉपीज पे जरूर लिख रहे होंगे, ठीक है, जस्ट 1 सेकेंड। या देखो, केस है एक हमारा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का, इट इज जुवेरिया अब्दुल माजिद पत्नी वर्सेस आतिफ इकबाल मंसूरी, 2014 का केस है। 2014 का केस का नाम लिख लेंगे, इट इज, अगर आप लोगों को दिख पा रहा है तो ठीक है, नहीं तो इसको और ब्रॉड कर देते हैं। ठीक, चलिए, केस का नाम लिख लिया आप लोगों ने? केस का नाम लिख लिया? यस एवरीवन, केस का नाम लिख लिया? इट इज जुवेरिया अब्दुल माजिद पटानी वर्सेस आतिफ इकबाल मंसूरी, 2014 का केस है, 2014 सुप्रीम कोर्ट। सो लेट्स स्टार्ट विद द पॉइंट विच इज बीइंग देयर इन दिस पर्टिकुलर केस। इशू क्या था, पहले आपको इशू बता देते हैं और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड क्या किया वो आपके सामने रखते हैं। देखिए, इशू कोर्ट के सामने था दैट वेदर अ डाइवोर्स्ड वुमेन who can seek relief against ex-husband under the Domestic Violence Act for the act of domestic violence committed against her when prior to divorce she lived in a shared household with her ex-husband। सवाल समझ पा रहे हैं कि कोई महिला जिसने अपने पति के साथ शेयर्ड हाउसहोल्ड में रह रही थी, पति शायद डोमेस्टिक वायलेंस करता था, डाइवोर्स हो गया, तो क्या वो अपने एक्स हस्बैंड के अगेंस्ट डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के अंदर रिलीफ मांग सकती है कि नहीं मांग सकती है? ये आपके सामने सवाल उठा। सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है इस इशू पे? सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है, अगर आप पढ़ें तो आपको लिखना भी पड़ेगा। लिखा है, द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट क्लेरिफाइड दैट द एक्ट ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस वंस कमिटेड subsequent decree of divorce will not absolve the liability of the respondent from the offense committed। कि मान लीजिए एक व्यक्ति ने डोमेस्टिक वायलेंस किया और बाद में डाइवोर्स हो गया हस्बैंड वाइफ के बीच में, तो उसका मतलब ये नहीं है कि उसका डोमेस्टिक वायलेंस का जो एक्ट था उसको छोड़ दिया जाएगा। It will not absolve the liability of the respondent from the act committed or to deny the benefit which the aggrieved person is entitled under the DV Act। तो जो aggrieved को benefits मिल सकते हैं वो claim करने के लिए entitled है, and therefore the petition under section number 12 of the DV Act will be allowed even after the divorce between the parties। Very important, वेरी इंपॉर्टेंट। एग्जाम में अगर सवाल आएगा आपको ध्यान रखना है कि अगर पार्टीज के बीच में डाइवोर्स हो चुका था लेकिन डोमेस्टिक वायलेंस का एक केस फाइल किया गया है तो क्या पार्टी को रिलीफ मिलेगा? डेफिनेटली मिलेगा। ये अब्दुल माजिद की जजमेंट आपको बता रही है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। यस और नो? यस और नो एवरीवन प्लीज। चलिए, कमिंग टू द नेक्स्ट एरिया ऑफ डिस्कशन। ठीक है, अब देखो आगे की जो डेफिनेशंस हैं उसमें चाइल्ड का डेफिनेशन में एमसीक्यू क्या बनता है? तो चाइल्ड की डेफिनेशन में चाइल्ड मीन्स अ पर्सन हु इज बिलो द एज ऑफ 18 ईयर्स। ये तो जनरल सी चीज है, लेकिन और इसमें कौन कौन से बच्चे आ जाते हैं? तो अडॉप्टेड चाइल्ड, स्टेप चाइल्ड एंड फॉस्टर चाइल्ड। जहां पे भी डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के अंदर चाइल्ड वर्ड यूज किया गया है, आपको चाइल्ड जो है वो अडॉप्टेड, स्टेप और फॉस्टर तीनों को समझ के चलना है। ठीक है, तो एमसीक्यू में भी अगर आता है तो यू शुड बी राइटिंग ऑल दीज थ्री, है ना, अडॉप्टेड चाइल्ड, स्टेप चाइल्ड एंड फॉस्टर चाइल्ड। अगला जो डेफिनेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, अब देखो जैसे छोटी छोटी चीजें हैं, कंपनसेशन। अब कंपनसेशन क्लॉज नंबर सी में लिखा तो है लेकिन कुछ एक्सप्लेन नहीं कर रहा, कह रहा है कि जी सेक्शन 22 पढ़ लो वहां पे मिलेगा। सिमिलरली कस्टडी ऑर्डर कहता है यहां पे कुछ नहीं है, सेक्शन 21 पढ़ोगे वहां मिलेगा। DIR, डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट, देखो जब भी डोमेस्टिक वायलेंस का एक्ट होगा
तो एक DIR रजिस्टर की जाती है। DIR की बात हो रही है क्लॉज नंबर ई के अंदर, डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट लिखा है, मींस अ रिपोर्ट विच इज प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म in the prescribed form on receipt of the complaint of domestic violence from the aggrieved person। तो जो भी aggrieved person है वो अपना डोमेस्टिक वायलेंस जो उसके साथ हुआ उसकी रिपोर्ट दर्ज करवाएगा, उस रिपोर्ट को हम कहते हैं DIR। DIR का मतलब डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट। ठीक है, अगला जो आपके लिए डेफिनेशन, इंपॉर्टेंट डेफिनेशन जिसको हम कहेंगे वो है आपका डोमेस्टिक रिलेशनशिप का डेफिनेशन। डोमेस्टिक रिलेशनशिप वेरी इंपॉर्टेंट। देखो डोमेस्टिक रिलेशनशिप में आम आदमी ये समझता है कि जी हस्बैंड वाइफ के ऊपर डोमेस्टिक वायलेंस लगता है, लेकिन आप कानून के विद्यार्थी हो, यू आर द लॉ स्टूडेंट, आपको पता होना चाहिए कि डोमेस्टिक रिलेशनशिप केवल हस्बैंड वाइफ की बात नहीं हो रही, लिविंग रिलेशंस भी डोमेस्टिक रिलेशनशिप की कैटेगरी में फॉल करते हैं। लेकिन फिर मैं दोबारा कहूंगा, यू पीपल आर लॉ स्टूडेंट्स, यू शुड नॉट बी कवरिंग एवरी लिविंग रिलेशनशिप इन द टर्म ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस। हर लिविंग रिलेशनशिप डोमेस्टिक वायलेंस में कवर नहीं होगा। कौन से कवर होंगे उसको लेके हम जजमेंट डिस्कस करेंगे यहां पे। लेट्स प्रोसीड फर्दर और आगे की तरफ बढ़ते हैं। लिखा है जी कि डोमेस्टिक रिलेशनशिप क्या है। लिखा है रिलेशनशिप बिटवीन टू पर्संस हु लिव और हैव एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम लिव्ड टुगेदर। दो लोग या तो साथ में रह रहे हैं या पहले कभी भी साथ में रहे थे। कहां पे रहे? शेयर्ड हाउसहोल्ड में। तो शेयर्ड हाउसहोल्ड की डेफिनेशन अलग से हम लोग पढ़ेंगे। वेदर दे आर रिलेटेड बाय कॉन्जेंग्यूनिटी। कॉन्जेंग्यूनिटी का मतलब क्या होता है? कमेंट में लिख के बताएंगे आप लोग। कॉन्जेंग्यूनिटी का मतलब क्या होता है? कॉन्जेंग्यूनिटी मींस रिलेशनशिप इज बाय ब्लड। ठीक है, कॉन्जेंग्यूनिटी मैरिज और थ्रू अ रिलेशनशिप इन द नेचर ऑफ मैरिज, एडॉप्शन और अ फैमिली मेंबर्स लिविंग टुगेदर एज अ जॉइंट फैमिली। अब देखो यहां पे जो एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट रही वो ये नेचर ऑफ मैरिज। एक होता है मैरिज, हस्बैंड वाइफ शादी हुई, इकट्ठा रह रहे हैं तो ठीक है, लेकिन नेचर ऑफ मैरिज, रिलेशनशिप इन नेचर ऑफ मैरिज का मतलब होता है व्हेन टू पर्संस आर लिविंग टुगेदर बट दे आर नॉट हस्बैंड वाइफ। ठीक है, तो ये बात कर रहा है किसकी? लिविंग रिलेशनशिप्स की, लिविंग रिलेशनशिप्स की। ठीक है ना, तो इसका आपने ध्यान रखना है। कौन कौन से रिलेशनशिप्स यहां पे कवर हो रहे हैं? कॉन्जेंग्यूनिटी के रिलेशंस जो ब्लड रिलेशंस रह सकते हैं, मैरिज के थ्रू जो रिलेशंस हैं, रिलेशनशिप इन द नेचर ऑफ मैरिज और एडॉप्शन के थ्रू अगर कोई रिलेशन है, और फैमिली मेंबर्स लिविंग टुगेदर एज अ जॉइंट फैमिली। ये सारे लोग जो हैं इनको डोमेस्टिक रिलेशनशिप में माना जाएगा, ये डोमेस्टिक रिलेशनशिप में रहते हैं। इसके साथ साथ रिलेशनशिप की परिभाषा को समझने के लिए, ठीक है मैं हिंदी यूज कर रहा हूं तो मुझे लगता नहीं है कि आप लोगों को कोई आपत्ति होनी चाहिए, बिकॉज जिस स्टेट में आप पेपर देने वाले हैं वहां तो प्रीलिम्स में भी हिंदी आता है सर, तो हिंदी के ऊपर तो कमांड आपकी होनी ही चाहिए। ठीक है ना, तो वेलुस्वामी वर्सेस पचाईअम्मल 2010 का केस है, पचाईअम्मल है ना, पचाईअम्मल। द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इन द मैटर ऑफ वेलुस्वामी वर्सेस पचाईअम्मल 2010 had considered that relationship in the nature of marriage akin of common law marriages, court laid down that essentials of a common law marriage as follows। कि जब भी हम बात करते हैं कि जी रिलेशनशिप जो है इन नेचर ऑफ मैरिज है, तो वो कैसा रिलेशनशिप होना चाहिए, कैसा रिलेशनशिप होना चाहिए। तो ये जो है इस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये कुछ एक क्राइटेरियाज हैं, अगर ये क्राइटेरियाज मीट हो गए तो पार्टीज जो हैं वो डीवी एक्ट के अंदर कवर होंगी, अदरवाइज नहीं होंगी। वो कौन से पॉइंटर्स हैं? पहला पॉइंट, द कपल मस्ट होल्ड देमसेल्फ आउट ऑफ द सोसाइटी एज बीइंग अकिन टू स्पाउसेस। समाज को लगता है कि ये लोग हस्बैंड वाइफ है, एक्चुअल में नहीं है, शादी नहीं की, लेकिन समाज को लगता है कि कौन है? दे आर अकिन टू स्पाउसेस। दूसरा कह रहा है दे मस्ट ऑफ अ लीगल एज टू मैरी। छोटा बच्चा अगर कहीं पे लिविंग रिलेशन में रह रहा है तो वो यहाँ पे डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के अंदर जो है कवर नहीं होगा, उसके ऊपर जो भी चीजें हैं वो लग सकती हैं। लेकिन नेचर ऑफ मैरिज का जब पॉइंट आया तो लिखा है दे मस्ट बी ऑफ अ लीगल एज ऑफ मैरिज। ठीक है, अगला है दे मस्ट बी अदरवाइज क्वालिफाइड टू एंटर इनटू अ लीगल मैरिज इंक्लूडिंग बीइंग अनमैरिड। ठीक है, तो ये लीगल मैरिज जो हमारी एज है 21 फॉर द मेल 18 फॉर द फीमेल, वो एज क्राइटेरिया इनका जो है वो पूरा होना चाहिए। अगला पॉइंट, पॉइंट नंबर 4 पॉइंट नंबर 4 दैट दे मस्ट वॉलेंटरली। वॉलेंटरली का मतलब क्या होता है? व्हाट इज मेंट बाय वॉलेंटरली? दैट इज विद इंटेंशन they are living, or with knowledge they are living, they are cohabiting and held themselves out of the world as being a kin of spouses for a significant period of time। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, significant period of time। तो कुछ एक समय के लिए अगर वो लोग एज अ किन ऑफ स्पाउसेस रह रहे हैं, दे आर कोहैबिटिंग वॉलेंटरली,
तो वो लोगों के ऊपर डोमेस्टिक वायलेंस का जो एक्ट है वो अप्लाई होता है। इसका मतलब द टू पर्सन्स लिविंग इन अ लिविंग रिलेशनशिप fulfilling all these criterias and there is a domestic violence, then the person who is committing domestic violence is liable under the DV Act 2005। और इसी के नीचे सुप्रीम कोर्ट कहता है that every living relationship may not be necessarily a relationship in the nature of marriage। very important। हर लिविंग रिलेशनशिप नेचर ऑफ मैरिज का नहीं माना जा सकता। ये पॉइंट आपको जो है ये पता होने चाहिए। अगर आप कॉपी पे लिख रहे हैं तो मैं आप लोगों को 1 मिनट का समय दे रहा हूं, 30 सेकेंड्स का, आप इस पे चीज लिख सकते हैं। जस्ट राइट इट डाउन। चलिए, सो लेट्स प्रोसीड फर्दर। आई होप यू पीपल हैव जॉटेड डाउन द कंसर्न जजमेंट एज वेल। ठीक है, आगे की तरफ बढ़ रहे हैं और जो भी चीजें आज हम इस सेशन में डिस्कस कर रहे हैं, आई होप यू पीपल आर गेटिंग सम मोर इनसाइट्स। यस और नो? कुछ एक्स्ट्रा अगर दिख रहा है, कुछ एक्स्ट्रा समझ में आ रहा है तो जरूर कमेंट में लिख के बताएं। ठीक है, आप लोगों के लिए मेहनत की जाती है सर। ठीक है, आप लोग पेपर निकालेंगे तो आप लोग सूचित जरूर करेंगे कि पेपर पास हुआ है। चलिए, कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट। देखो, डोमेस्टिक वायलेंस को लेके कुछ ज्यादा क्लॉज नंबर जी नहीं कह रहा है, सिंपली कह रहा है कि जी जो सेक्शन 3 के अंदर लिखा है बस उतना ही समझ लो। डाउरी को लेके भी यहाँ पे कुछ नहीं है। डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट का सेक्शन नंबर 2 पढ़ेंगे, वहां पे आपको डेफिनेशन मिलेगी डाउरी की। तो ये डेफिनेशन में कुछ खास नहीं है, बस आपको नंबर पता होना चाहिए कि अच्छा क्लॉज जी में क्या है, क्लॉज एच में क्या है। कभी कभी रेंडमली सच काइंड ऑफ क्वेश्चंस कैन आल्सो बी आस्क्ड। अगला जो हमारे लिए डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है वो है मजिस्ट्रेट का। Who is competent to hear the cases of DV Act? ठीक है, उसके ऊपर बात करते हैं। लिखा है जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास JM1C या फिर मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट एक्सरसाइजिंग जुरिस्डिक्शन अंडर द CRPC इन द एरिया वेयर द एग्रीव्ड पर्सन रिजाइड्स। वेरी इंपॉर्टेंट। जुरिस्डिक्शन कहां पे होगी? वेयर द एग्रीव्ड पर्सन रिजाइड्स और अदरवाइज रिस्पोंडेंट रिजाइड्स और डोमेस्टिक वायलेंस इज एलिजिड टू हैव बीन टेकन प्लेस। 3 चीजों को अंडरलाइन करेंगे आप लोग। 3 थिंग्स आर देयर व्हिच यू पीपल हैव टू अंडरलाइन। पहली चीज, कौन से मजिस्ट्रेट के पास कॉम्पिटेंसी रहेगी? JM1C और MM। और कहां पे कॉम्पिटेंसी होगी? व्हाट विल बी द प्लेस वेयर द प्रोसीडिंग्स विल टेक ऑन? तो लिखा है वेयर द एग्रीव्ड पर्सन रिसाइड्स। जो भी व्यक्ति जिसके ऊपर यातनाएं की गई, डोमेस्टिक वायलेंस हुआ, वो जहां पे रहता है, जो भी व्यक्ति रिस्पोंडेंट है जिसने किया वो जहां पे रहता है, या जो भी एक्ट जिस जगह पे हुआ है डोमेस्टिक वायलेंस का, उस जगह की जुरिस्डिक्शन भी बराबर रहेगी। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट एज फार एज द कॉम्पिटेंसी एंड द प्लेस ऑफ प्रोसीडिंग्स इज कंसर्न। इसके बाद अगला जो आपका डेफिनेशन है क्लॉज नंबर J, मेडिकल फैसिलिटी की बात कर रहा है। कुछ डिटेल में तो नहीं लिखा, लेकिन सीधा कह रहा है दैट मींस अ फैसिलिटी एज नोटिफाइड बाय द स्टेट गवर्नमेंट टू बी द मेडिकल फैसिलिटी फॉर द पर्पसेस ऑफ दिस एक्ट। आगे डिटेल में बताया गया है। फिर मॉनेटरी रिलीफ। मॉनेटरी रिलीफ क्या होगा? तो पैसा जब दिया जाएगा, कंपनसेटरी अमाउंट जब विक्टिम को दिया जाएगा तो उसको मॉनेटरी रिलीफ कहा जाता है। आगे डिटेल में लिखा गया है, लेकिन यहाँ पे क्लॉज नंबर K क्या कह रहा है उसको आप लोग जरूर पढ़े। लिखा है मींस अ कंपनसेशन विच अ मजिस्ट्रेट में ऑर्डर द रिस्पोंडेंट टू पे टू द एग्रीव्ड पर्सन एट एनी स्टेज ड्यूरिंग द हियरिंग ऑफ द एप्लीकेशन। प्रोसीडिंग्स के दौरान कभी भी जब कोर्ट रिस्पोंडेंट को कहता है कि तुम एग्रीव्ड पार्टी को कुछ कंपनसेशन दो, तो वो मॉनेटरी रिलीफ माना जाएगा। सीकिंग एनी रिलीफ अंडर दिस एक्ट टू मीट द एक्सपेंसेस इनकर्ड और द लॉसेस सफर्ड बाय द एग्रीव्ड एज अ रिजल्ट ऑफ द डोमेस्टिक वायलेंस। जो भी नुकसान हुआ, नुकसान की भरपाई के लिए आप जो है मॉनेटरी रिलीफ का ऑर्डर पास कर देते हैं। कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, नोटिफिकेशन क्लॉज नंबर L के अंदर है, M के अंदर प्रिस्क्राइब्ड है, नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट। प्रोटेक्शन ऑफिसर्स भी आगे डिटेल में सेक्शन नंबर 8 के अंदर आपको मिलेगा। प्रोटेक्शन ऑर्डर सेक्शन 18 में मिलेगा। रेजिडेंस ऑर्डर सेक्शन 19 में मिलेगा। Q की जो डेफिनेशन है सेक्शन नंबर 2 क्लॉज नंबर Q, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। दैट इज रिस्पोंडेंट बताया गया कौन है, रिस्पोंडेंट बताया गया। आप लोगों के जहन में एक चीज होना बड़ा ज्यादा जरूरी है कि यहां पे जो डेफिनेशन लिखी है वो डेफिनेशन सुप्रीम कोर्ट ने ठीक की है। कैसे ठीक किया? अगर आप डेफिनेशन पढ़ें तो आपको एक चीज देखने को मिलेगी। क्या लिखा हुआ है? रिस्पोंडेंट मींस एनी एडल्ट मेल। क्या लिखा है? एनी एडल्ट मेल।
person who is or has been in a domestic relationship with the aggrieved person and who against whom the aggrieved person has sought any relief under the act। ठीक है, तो डेफिनेशन के माध्यम से ये समझ में आता है कि जी सिर्फ एडल्ट मेल व्यक्ति जो है वो रिस्पोंडेंट हो सकता है। तो लेकिन अगर सास ने बहू की पिटाई कर दी, ननद ने बहू की पिटाई कर दी, तो फिर रिस्पोंडेंट कैसे बनाओगे? हो सकता है कि नहीं हो सकता है? आप लोग बताइए। इज इट नॉट पॉसिबल दैट द मदर इन लॉ इज कमिटिंग डोमेस्टिक वायलेंस अपॉन द डॉटर इन लॉ और द सिस्टर इन लॉ इज कमिटिंग डोमेस्टिक वायलेंस अपॉन द डॉटर इन लॉ? तो ये हास्यास्पद आपको लग सकता है कि सर कैसी बात कर रहे हैं, लेकिन ये हो सकता है ना सर। तो जब हो सकता है तो इस चीज में जब ये लिख दिया डेफिनेशन में कि सिर्फ एडल्ट मेल ही डोमेस्टिक वायलेंस के अंदर रिस्पोंडेंट बनेगा, तो बाकी लोग जो मार पिटाई कर रहे हैं या मेंटल टॉर्चर कर रहे हैं, ट्रॉमा क्रिएट कर रहे हैं, उनका क्या होगा? तो उनके लिए हमारे पास जो है सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। ठीक है, कोई भी व्यक्ति जो सिर्फ कानून पढ़े और जजमेंट ना पढ़े वो मूर्ख कहलाया जाएगा। तो आपको जो है पढ़ना पड़ेगा सेक्शन 2 क्लॉज नंबर क्यू के अंदर क्या लिखा हुआ है। रिस्पोंडेंट की डेफिनेशन आपने अभी अभी पढ़ी, लेकिन एक इशू उठा, उस इशू को आप लोग देखें। लिखा है वेदर अ फीमेल रिलेटिव्स ऑफ अ हस्बैंड कैन बी अ रिस्पोंडेंट अंडर द डीवी एक्ट। क्या किसी भी हस्बैंड की जो फीमेल रिलेटिव्स हैं, मदर है, सिस्टर है, क्या वो रिस्पोंडेंट हो सकती हैं? ये इशू था। केस बड़ा इंपॉर्टेंट है, 2011 का केस है ऑफ द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, दैट इज संध्या मनोज वानखेड़े वर्सेस मनोज वानखेड़े, 2011 का केस है। केस का नाम आप लोग जरूर लिखेंगे, मैं 2 मिनट के लिए हट जाता हूं, आप केस का नाम लिखें, अच्छे से लिखें, सुनहरे शब्दों में लिखें, ताकि आपको ध्यान रहे कि ये जजमेंट कितना इंपॉर्टेंट है। संध्या मनोज वानखेड़े वर्सेस मनोज वानखेड़े 2011 सुप्रीम कोर्ट। क्या सुप्रीम कोर्ट ने कहा उसके ऊपर बात करते हैं। Okay, I hope you people have written the name of the case. Yes or no? Yes or no? Please let me know. जितने भी लोग ऑनलाइन सेशन में बैठे हैं, ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग ना शेयर ज़रूर किया करो और लाइक ज़रूर दबा दिया करो अगर आपको चीज़ें समझ में आती हैं। इसी से सभी लोगों का हौसला बढ़ता है। ठीक है, चलिए पढ़ रहे हैं केस के अंदर कोर्ट ने क्या हेल्ड किया। लिखा है द लिटरल इंटरप्रिटेशन ऑफ द डेफिनेशन ऑफ द रिस्पोंडेंट इंप्लाइज रिस्पोंडेंट कैन ओनली बी द एडल्ट मेल। कहते हैं जब लिटरल इंटरप्रिटेशन हो रही है तो लिखा गया सिर्फ एडल्ट मेल जो है वो रिस्पोंडेंट हो सकता है। बट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इन संध्या मनोज वानखेड़े केस propounded that respondent includes the term female relative as well। फीमेल रिलेटिव्स जो है वो भी यहाँ पे मानी जाएंगी। लिखा है लेजिस्लेचर नेवर इंटेंडेड टू एक्सक्लूड फीमेल रिलेटिव्स ऑफ द हस्बैंड, लाइक फॉर एग्जांपल सिस्टर और मदर। लेजिस्लेचर की कोई इंटेंशन नहीं थी कि वो सिस्टर और मदर को छोड़ दे, हस्बैंड के सिस्टर और मदर को, और मेल पार्टनर फ्रॉम द एम्बिट ऑफ द कंप्लेंट दैट कैन बी मेड अंडर द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट। और ये तो संध्या मनोज वानखेड़े के केस में कोर्ट ने कहा। लेकिन उसके बाद एक और बड़ा इंपॉर्टेंट केस हमारे सामने आया 2016 में, 2016 का केस है। 16 में एक जजमेंट आया दैट इज हरसोरा वर्सेस हरसोरा, वेरी इंपॉर्टेंट केस को लिख लेंगे अपनी अपनी कॉपीज पे। और मैं तो ये कहूंगा कि जी बेयर एक्ट के ऊपर ही लिख लो, जहां पे आप रिस्पोंडेंट की डेफिनेशन लिखी है वहीं पे दोनों केसेस लिख लो। ये ना केवल राजस्थान में, बाकी और किसी स्टेट में भी अगर डीवी एक्ट आता है तो वहां पे भी ये चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगी। सो हरसोरा वर्सेस हरसोरा 2016 में कोर्ट ने क्या क्लेरिफाई किया, कोर्ट ने कहा कि ये जो एडल्ट मेल लिखा हुआ है ना 2 क्लॉज नंबर क्यू के अंदर, एडल्ट मेल विल स्टैंड डिलीट with the words do not scare with article 14 of the Indian Constitution। 14 कहता है जी कि इक्वालिटी करो, हस्बैंड को लाइबल कर रहे हो तो फीमेल्स को भी लाइबल कर सकते हो। फीमेल मतलब हस्बैंड की मदर या हस्बैंड की सिस्टर, उनको भी लाइबल किया जा सकता है। सो अडल्ट मेल वर्ड जो है वो डिलीट करने के बाद कौन से केस में सुप्रीम कोर्ट ने कही, हरसोरा वर्सेस हरसोरा 2016 सुप्रीम कोर्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। एंड देयरफॉर द वर्ड एडल्ट मेल एंड द प्रोवाइजो ऑफ सेक्शन 2 क्लॉज क्यू आर नाउ डिलीटेड, वो नहीं अप्लाई होते हैं। ठीक है, तो इसका आपने ध्यान रखना है। चलिए कमिंग टू द नेक्स्ट डेफिनेशन दैट इज सर्विस प्रोवाइडर। यहाँ पे कुछ खास नहीं लिखा, सेक्शन नंबर 10 में आपको वो चीज मिलेगी। उसके बाद जो अगला हमारे लिए इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है वो है शेयर्ड हाउस होल्ड का। लास्ट डेफिनेशन, इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, शेयर्ड हाउस होल्ड। शेयर्ड हाउस होल्ड, ठीक है, पढ़ते हैं जरा शेयर्ड हाउस होल्ड में क्या क्या चीजें जो है वो कवर हो सकती है। जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। चलिए आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। शेयर्ड हाउस होल्ड, देखो शेयर्ड हाउस होल्ड में 2-3 चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि क्या वो जगह जहां पे हस्बैंड और वाइफ रहते थे या रहते हैं
वही जगह शेयर्ड हाउस होल्ड मानी जाएगी या कोई और भी जगह शेयर्ड हाउस होल्ड के कैटेगरी में आ सकती है। सो उसको लेके पहले आप डेफिनेशन देखेंगे, डेफिनेशन क्या कह रही है। लिखा है shared household means a household where a person aggrieved lives or at any stage has lived in a domestic relationship। या तो पार्टीज रह रही हैं या पास्ट में कभी रही हैं, either singly और along with the respondent and includes, मतलब अकेले भी रह रहे हो तो भी वो shared household है, respondent के साथ रह रहे हो तो भी वो shared household है। includes such as household where the which is owned tenanted, आपकी अपनी प्रॉपर्टी में रह रहे हो तो ओन्ड आ जाएगा। टेनेंटेड मतलब किराए के मकान में रह रहे हो, ईदर जॉइंटली बाय द एग्रीव्ड पर्सन एंड द रिस्पोंडेंट और ओन्ड बाय द टेनेंटेड बाय ईदर ऑफ देम इन रिस्पेक्ट ऑफ विच ईदर द एग्रीव्ड पर्सन और द रिस्पोंडेंट और बोथ ऑफ देम जॉइंटली और सिंगली हैव अ राइट, इंटरेस्ट, टाइटल, इक्विटी एंड इंक्लूड सच हाउसहोल्ड विच मे बिलोंग टू द जॉइंट family of which the respondent is a member, irrespective whether the respondent or aggrieved has at any time right, title और interest in the shared house। अब ये इतनी लंबी चौड़ी डेफिनेशन आ गई, अलग अलग चीजें इन्होंने कही कि जी किराए का मकान भी हो सकता है, आपका अपना भी हो सकता है, जॉइंट फैमिली का भी हो सकता है, आपका किसी भी तरीके का उस पर राइट, टाइटल, इंटरेस्ट हो सकता है। तो आप अगर अकेले रह रहे हो तब भी वो शेयर्ड हाउस होल्ड है, साथ में रह रहे हो रिस्पोंडेंट के तब भी वो शेयर्ड हाउस होल्ड है। तो ये डेफिनेशन में बहुत सारी चीजें हो गई कि क्या आएगा क्या नहीं आएगा। लेकिन इसके साथ साथ कुछ एक जजमेंट्स बड़ी इंपॉर्टेंट हमारे लिए रही। कौन सी वो जजमेंट्स है, व्हाट दोस जजमेंट्स आई एम टॉकिंग अबाउट। पहला जजमेंट एसआर बत्रा वर्सेस श्रीमती तरुण बत्रा 2006, एसआर बत्रा वर्सेस श्रीमती तरुण बत्रा 2006 सुप्रीम कोर्ट। इन जजमेंट्स के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट क्लेरिफाई करने वाला है कि क्या शेयर्ड हाउस होल्ड रहेगा। ये जो जजमेंट था एसआर बत्रा का, मैं आपको पहले ही बता देता हूं, आज के समय में एसआर बत्रा की जजमेंट अप्लाई नहीं होती है, ये ओवर रूल कर दी गई थी बाद में सतीश चंद्र आहूजा के केस में। क्या पूरा पॉइंटर है पहले मैं आपको पढ़ के सुना देता हूं क्या लिखा हुआ है। लिखा है द कोर्ट हैज क्लेरिफाइड दैट द प्रॉपर्टी टू बी अ शेयर्ड हाउस होल्ड इफ इट मस्ट फुलफिल एनी ऑफ द 3 कंडीशंस। कि अगर आप शेयर्ड हाउस होल्ड की बात कर रहे हो तो कहते हैं 3 कंडीशंस पूरी होनी चाहिए। वो 3 कंडीशंस क्या हैं? पहली कंडीशन इन्होंने कही, पहली कंडीशन कह रहा है इफ इट इज रजिस्टर्ड ऑन द नेम ऑफ हस्बैंड। अरे कमाल है कि अगर हस्बैंड के नाम पे रजिस्टर है तभी क्या शेयर्ड हाउस होल्ड होगा। तो आगे लिखा है इफ द हस्बैंड इज अ मेंबर ऑफ HUF और अ प्रॉपर्टी बिलोंग्स टू HUF, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली की प्रॉपर्टी और हस्बैंड उसका मेंबर है, या फिर हस्बैंड इज अ रेंट पेयर ऑफ द इम्प्यूग्ड प्रॉपर्टी। तो अगर इनमें से कोई भी कंडीशन मिलती है तभी शेयर्ड हाउस होल्ड होगा, ऐसा इस जजमेंट में, बत्रा की जजमेंट में कोर्ट ने कहा। लेकिन इसके बाद एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज हुई जब हमारे पास जो इंपॉर्टेंट लैंडमार्क जजमेंट आया वो है सतीश चंद्र आहूजा वर्सेस स्नेहा आहूजा का 2020 का केस है। कॉपीज पे लिख लो, कॉपीज पे लिख लो, बेरेक्ट पे लिख लो, जहां लिखना है लिखो, पर लिख लो, ठीक है, काम आएगा। सतीश चंद्र आहूजा वर्सेस स्नेहा आहूजा 2020 सुप्रीम कोर्ट। व्हाट द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट हैज क्लेरिफाइड, इन्होंने कहा द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट while overruling the law laid down in Batra's case has held the definition of shared household given in section 2 clause number S cannot be read to be mean that shared household can be only that household which is a household of a joint family of which a husband is a member or in which husband of the aggrieved person has share, but it has a wider scope or interpretation। कोर्ट कहता है कि जी wider scope है शेयर्ड हाउसहोल्ड टर्म का। सिर्फ आप ये नहीं कहोगे कि जहां पे हस्बैंड जो है जॉइंट फैमिली का मेंबर है या हस्बैंड के नाम पे प्रॉपर्टी है वही चीजें वहां पे कवर होंगी, और भी चीजें हो सकती हैं। कोर्ट ने इस केस में क्या किया, इस केस में जो प्रॉपर्टी थी वो फादर इन लॉ के नाम पे थी, फादर इन लॉ के, लेकिन फिर भी कोर्ट ने कहा कि ये शेयर्ड हाउस होल्ड है। क्यों कोर्ट ने कहा, देखिए लिखा हुआ है द कोर्ट ग्रांटेड रिलीफ टू द विक्टिम अंडर द एक्ट टू रिजाइड इन अ प्रॉपर्टी विच वॉज ओन्ड बाय हर फादर इन लॉ। हस्बैंड शायद नहीं भी रहता था, फादर इन लॉ के नाम पे थी। The court opined that the father-in-law in the Domestic Violence Act can be treated as a respondent as per 2 clause number Q for the purposes of determining the rights under section 17 and 19 read with section number 26 of the said act। तो अगर father-in-law की प्रॉपर्टी भी है वो भी शेयर्ड हाउसहोल्ड की कैटेगरी में कवर हो रही है। और कोर्ट ने फर्दर क्लेरिफाई एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज की, फर्दर क्लेरिफिकेशन क्या है कि the court further clarified that lives and at any stage has lived does not mean any place they had lived fleetingly, including any relative's residence. If the definition is broadened to this extent, then it would entirely distract the motive of the act and would lead to the chaos. The living has
to have some of the permanency and should have the intention of the party to accept the premises as a shared household of the property। कि जहां पे भी shared household की बात हम करते हैं, हर जगह shared household में आप नहीं माने, क्योंकि अगर आप ऐसा करोगे फिर तो बहुत ही दिक्कत हो जाएगी, हर जगह केस आना शुरू हो जाएगा। तो इट इज बेटर टू हैव द लिविंग हैज टू हैव सम ऑफ फॉर्म ऑफ परमानेंसी, कि जहां पे भी वो लोग रह रहे थे वो एक परमानेंट तरीके का उनकी अकोमोडेशन थी, वहां पे रह रहे थे, एंड दे हैव द इंटेंशन टू एक्सेप्ट द प्रीमाइसेस एज अ शेयर्ड हाउस होल्ड प्रॉपर्टी, कि जहां पे भी वो रह रहे हैं वो इनकी इंटेंशन है कि वो शेयर्ड हाउस होल्ड जो है वो माना जाए। अब कभी कभी क्या होता है कि मान लीजिए पार्टीज का एक पुराना मकान गांव में और पार्टीज रहती है शहर में, तो गांव वाला मकान पोजीशन में तो नहीं है लेकिन कंस्ट्रक्टिव पोजीशन अभी भी है, कंस्ट्रक्टिव रेजिडेंस उसको हम कहते हैं। तो ऐसे केसेस में एक और जजमेंट 2022 का जजमेंट वेरी इंपॉर्टेंट, 2022 का जजमेंट है प्रभा त्यागी वर्सेस कमलेश देवी 2022, केस का नाम लिख लेंगे, एग्जाम में आ सकता है, लेटेस्ट जजमेंट है, केस का नाम जरूर लिखेंगे, प्रभा त्यागी वर्सेस कमलेश देवी 2022। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है, विद ड्यू रिस्पेक्ट, सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है कि जी कंस्ट्रक्टिव रेजिडेंस जो होता है, जहां पे आपका कब्जा नहीं होता लेकिन प्रॉपर्टी आपकी है, वो भी शेयर्ड हाउस होल्ड की कैटेगरी में जा सकता है। लिखा हुआ है, मैं आपको पढ़ के सुना देता हूं, लिखा है द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट गेव अ वेरी इवन ब्रॉडर इंटरप्रिटेशन टू द डेफिनेशन ऑफ शेयर्ड हाउस होल्ड एंड हेल्ड दैट द राइट टू रिजाइड इन द शेयर्ड हाउस होल्ड वुड नॉट ओनली द एक्चुअल रेजिडेंस बट ऑल्सो द constructive residence in the shared household. It is not mandatory for the aggrieved person to have actually lived or resided in those persons against whom the allegations have been made at the time of seeking relief. जरूरी नहीं है कि आप साथ में रहे हों एक मकान में तभी केस हो पाएगा, अगर साथ में उस मकान में नहीं भी रहे लेकिन कंस्ट्रक्टिव रेजिडेंस कोई है तो वहां पे भी केस जो है वो किया जा सकता है। तो ये कुछ एक जजमेंट्स हैं जो आपको ध्यान में रखनी है एज फार एज the concept of shared household is concerned. I hope you people are now clear on the definitions part. Yes or no? Give the thumbs up please. Yes or no? Okay, very good. चलिए आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। देखो अगला जो हमारा एरिया है दैट इज डेफिनेशन ऑफ अ डोमेस्टिक वायलेंस। इसमें क्या क्या है, चैप्टर नंबर 2 हम लोग शुरू कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 2 डोमेस्टिक वायलेंस। इसमें आपको क्या ध्यान में रखना है एमसीक्यू के पर्सपेक्टिव से, अब वो है इसकी बेयर एक्ट की टर्म्स, बेयर एक्ट की टर्मिनोलॉजी, प्रोविजन में क्या क्या लिखा गया है, इन चीजों का अब आपको खास ध्यान रखना है बिकॉज यहां से डेफिनेटली जो सवाल है वो पूछे जा सकते हैं। ठीक है, सो एक एक करके शुरू करते हैं सेक्शंस एरिया। चलिए कमिंग टू द पॉइंट, देखो आप जब समझ रहे हैं कि डोमेस्टिक वायलेंस क्या होगा तो इन्हें लिखा है डोमेस्टिक वायलेंस इंक्लूड्स हार्म्स एंड इंजरीज और इंडेंजर्स हेल्थ, सेफ्टी, लाइफ, लिम्ब और वेलबींग वेदर मेंटल और फिजिकल, अंडरलाइन करेंगे मेंटल और फिजिकल ऑफ द एग्रीव्ड पर्सन और टेंड टू डू सो इंक्लूडिंग, अब ये जो चीज है फिजिकल अब्यूज, सेक्सुअल अब्यूज, वर्बल एंड इमोशनल अब्यूज और इकोनॉमिक अब्यूज, ये सारी चीजें फिर डिटेल में आगे भी लिखी गई हैं, इनको हम पढ़ लेंगे। इसके साथ आगे लिखा है क्लॉज नंबर बी में हरासेस और हार्म्स, injuries or endangers the aggrieved person with the view to coerce her or any other person related to meet any unlawful demand of dowry। तो अगर डाउरी की डिमांड हो रही है वो भी आपका डोमेस्टिक वायलेंस है। किसी भी तरीके का अगर थ्रेट दिया जा रहा है एग्रीव्ड पर्सन को, किसी भी तरीके का थ्रेट दिया जा रहा है, ऊपर क्लॉज नंबर ए या क्लॉज नंबर बी में जो आता है, हर चीज जो है वो डोमेस्टिक वायलेंस की कैटेगरी में फॉल करेगी। अदरवाइज इंजरीज और कॉजेज हार्म वेदर फिजिकल, मेंटल और टू द एग्रीव्ड पर्सन, मान लीजिए डाउरी डिमांड्स नहीं भी हैं लेकिन फिर भी मेंटल ट्रॉमा या फिजिकल टॉर्चर हो रहा है, वो भी हमारा डोमेस्टिक वायलेंस की टर्मिनोलॉजी में कवर होगा। अब इसके बाद इन्होंने एक्सप्लेनेशन में हर चीज एक्सप्लेन की है कि फिजिकल अब्यूज क्या होता है। अब फिजिकल अब्यूज तो जनरल सेंस में कोई भी व्यक्ति समझ जाता है कि जी फिजिकल अब्यूज में क्या है, किसी तरीके का बॉडीली पेन दिया जा रहा है, हार्म, डेंजर टू लाइफ, लिम्ब, हेल्थ और इंपेयर ऑफ द हेल्थ डेवलपमेंट ऑफ द एग्रीव्ड पर्सन, इंक्लूड असॉल्ट, क्रिमिनल इंटिमिडेशन, क्रिमिनल फोर्स। जितने लोग आईपीसी पढ़ते हैं, आईपीसी पढ़ते हो ना आप लोग, राजस्थान में आ भी रहा है आईपीसी, तो आईपीसी में आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ कि क्रिमिनल फोर्स, क्रिमिनल इंटिमिडेशन और असॉल्ट के सेक्शंस क्या क्या हैं, तो आप पता लगेगा कि आपकी तैयारी कितनी है। चलिए आगे देखते हैं और क्या क्या यहाँ पे लिखा है। सेक्सुअल अब्यूज, so sexual abuse means any conduct of a sexual nature that abuses, humiliates, degrades or otherwise violates the dignity of a woman। किसी भी तरीके से अगर महिला को सेक्सुअली अब्यूज किया जा रहा है, उसकी डिग्निटी को वायलेट किया जा रहा है, तो सेक्सुअल अब्यूज की टर्मिनोलॉजी में कवर होगा। नेक्स्ट आ रहा है वर्बल एंड इमोशनल अब्यूज।
वर्बल एंड इमोशनल अब्यूज। वर्बल एंड इमोशनल अब्यूज जो है ये बहुत ही एक ब्रॉडर चीज है, बहुत ब्रॉडर चीज है। अब जैसे मान लीजिए बहू के घर में हो गई लड़की, क्या हो गया जी, लड़की हो गई, तो सास ने मुंह फुला लिया कि जी लड़की हो गई, हमें तो लड़का चाहिए था, पोता चाहिए था जी। तो ऐसी अगर बातें होती हैं तो वो क्या माना जाएगा, व्हाट इट विल बी कॉल्ड, इट विल बी कॉल्ड एज वर्बल अब्यूज। वर्बल अब्यूज। आई होप यू पीपल आर अंडरस्टैंडिंग दिस पॉइंट। ठीक है, जो लोग शादीशुदा हैं, अगर आप पेपर दे रहे हैं तो आपके साथ आप ये चीजें ज्यादा अच्छे से समझ सकते हैं, बिकॉज ये सारी चीजें समाज में देखने को मिलती हैं। कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, रिपीटेड थ्रेट्स टू कॉज फिजिकल पेन और एनी पर्सन इन होम द एग्रीव्ड पर्सन इज इंटरेस्टेड। ठीक है, कोई भी व्यक्ति अगर रिपीटेडली किसी को जो है फिजिकल पेन दे रहा है या एग्रीव्ड पर्सन को, ठीक है, तो या जिसमें एग्रीव्ड पर्सन इंटरेस्टेड है, तो वो भी हमारा जो है अब्यूज माना जाता है। सेकंड, नेक्स्ट वन इज इकोनॉमिक अब्यूज। इकोनॉमिक अब्यूज, इकोनॉमिक अब्यूज क्या है कि जी आप अगर महिला को घर चलाने का खर्चा ना दो, ये इकोनॉमिक अब्यूज है। आपने उसकी नौकरी छुड़वा दी कि ना भाई साहब घर में आके बैठेंगे, घर में काम करेंगे, बाहर जाके क्या करना है। तो ये सब चीजें इकोनॉमिक अब्यूज की कैटेगरी में फॉल करती हैं। फाइनेंशियल रिसोर्सेज, इकोनॉमिक रिसोर्सेज अगर आप किसी के रोक दें तो वो इकोनॉमिक अब्यूज की टर्मिनोलॉजी में कवर हो जाता है। अगर आप डिटेल में पढ़ें तो लिखा हुआ है डिप्राइवेशन ऑफ ऑल और एनी इकोनॉमिक और फाइनेंशियल रिसोर्सेज टू which the aggrieved person is entitled under the law or custom which payable under an order of the court or otherwise which an aggrieved person requires out the necessity including but not limited, just give me 1 second, not limited to household necessities ऑफ द एग्रीव्ड पर्सन। केवल ये नहीं कि घरेलू चीजें नहीं दे रहे तो उसको आप इकोनॉमिक अब्यूज करोगे, उसके बियॉन्ड भी बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। ठीक है, और या बच्चों की मान लीजिए देखभाल नहीं हो रही, स्त्री धन जो है वो नहीं दिया जा रहा। स्त्री धन नहीं दिया जा रहा, इसका मतलब क्या हो सकता है कि लेट अस सपोज कि एक बहू है, बहू की शादी हुई तो जितने भी गहने साथ में वो लेके आई तो सारे जो है सासू माँ ने अपने पास रख लिए। अब ये जो है इकोनॉमिक अब्यूज या फाइनेंशियल रिसोर्सेज को रिस्ट्रिक्ट करने की बात होती है, तो ये सब जो है यहाँ पे कवर हो जाएगा। जॉइंटली और सेपरेटली ओन्ड और एग्रीव बाय द एग्रीव्ड पर्सन, पेमेंट ऑफ रेंटल रिलेटेड टू द शेयर हाउस होल्ड एंड मेंटेनेंस, कि मान लीजिए किराया देने के पैसे नहीं दिए जा रहे एटसेट्रा एंड सो ऑन, तो वो सारी चीजें जो है इकोनॉमिक अब्यूज की टर्मिनोलॉजी में कवर हो जाती है। इसके साथ साथ अब आगे जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ये जो 5 कैटेगरीज हमने देखी, ये पांचों कैटेगरीज आपको पढ़ना जरूरी है। ठीक है, आफ्टर दैट लेट्स प्रोसीड फर्दर, जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट एरिया रहेगा। अब इसमें ये आगे का जो क्लॉज नंबर बी है, ये कह रहा है कि अच्छा किसी वुमेन के पास अपने कोई एसेट्स हैं, कोई शेयर्स हैं, सिक्योरिटी बॉन्ड एटसेट्रा है, तो वो अगर उससे ले लिए गए या उसको डिस्पोज नहीं करने दिए जा रहा है, तो फिर वो कहीं ना कहीं उसके फाइनेंशियल रिसोर्सेज को रिस्ट्रिक्ट करने की बात हो जाती है। इसके बाद आपका चैप्टर नंबर 3 के अंदर जो ब्रॉडर हमारा एरिया ऑफ डिस्कशन है, दैट इज कि पावर्स एंड ड्यूटीज ऑफ द प्रोटेक्शन ऑफिसर्स एंड सर्विस प्रोवाइडर्स। पावर्स एंड ड्यूटीज ऑफ द प्रोटेक्शन ऑफिसर्स एंड सर्विस प्रोवाइडर्स एटसेट्रा। अब यहाँ पे देखो सर्विस प्रोवाइडर कौन होगा, सेक्शन नंबर 10 में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, अब ये जो एरिया है यहाँ से मैं आपको बताता हूँ कि एग्जाम में सवाल क्या पूछे जाते हैं। डायरेक्ट बेस्ड सवाल आते हैं ज्यादातर। ठीक है, आपको इंटरनल कोर एरिया ज्यादा नहीं पूछा जाता, डायरेक्ट बेस्ड, या तो हेडिंग्स पूछ लेंगे या आपको ये पूछ लेंगे अंडर विच प्रोविजन द पावर ऑफ अ प्रोटेक्शन ऑफिसर इज देयर, मजिस्ट्रेट के पास एप्लीकेशन कौन से सेक्शन में आती है। ऐसे ऐसे सवाल आपको देखने को मिलेंगे सेक्शन नंबर 4 से लेके सेक्शन नंबर 11 तक। सेक्शन 4 से लेके सेक्शन 11 तक जो है आपको ये सारी चीजें देखने को मिलेंगी। हेडिंग्स के ऊपर थोड़ा ज्यादा फोकस करना है। देखो एग्जाम में आरजेएस के पेपर में 2024 में जब होगा, उसमें आपको द लॉट ऑफ थिंग्स विच यू पीपल हैव टू अंडरस्टैंड कि ये जो कानून है हमारा डीवी एक्ट, दे विल बी आस्किंग अप्रॉक्सिमेटली 2 to 3 क्वेश्चंस फ्रॉम दिस पर्टिकुलर लॉ। तो अगर 2 या 3 सवाल आ रहे हैं तो वाजिब सवाल आएंगे ना। तो जैसे डेफिनेशंस हैं, आपने देखा कि कितनी सारी जजमेंट्स इंपॉर्टेंट है, वो डेफिनेशंस के ऊपर आपको सवाल आ सकता है ना। नेक्स्ट थिंग इज कि ये जो हमारा सेक्शन नंबर 18 ऑनवर्ड्स जो एरिया है, जिसमें आपका प्रोटेक्शन ऑर्डर एंड सो ऑन, वो एरिया बड़ा इंपॉर्टेंट है, या पनिशमेंट्स वाला एरिया ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वहां से ज्यादा सवाल आते हैं। लेकिन वी कांट टेक रिस्क, है ना, यहाँ पे रिस्क लेना ठीक नहीं है कि आप बीच में कुछ छोड़ दें और कुछ पढ़ लें। तो हमें तो सब कुछ ही पढ़ना है। जब सब कुछ पढ़ना है तो रैपिड रिवीजन राउंड में भी सब कुछ किया जाएगा। ठीक है ना। चलिए सेक्शन नंबर 4 पे आ गए। सेक्शन नंबर 4 कह रहा है इंफॉर्मेशन टू प्रोटेक्शन ऑफिसर। अब किसी महिला के साथ डोमेस्टिक वायलेंस हुआ, वो महिला कहाँ जाएगी बेचारी,
तो हमारे पास सरकार ने डिपार्टमेंट बना रखे होते हैं जो कि चाइल्ड एंड वुमेन वेलफेयर प्रोटेक्शन ऑफिसर्स जो हैं वो अपॉइंट किए जाते हैं, और उन्हीं प्रोटेक्शन ऑफिसर्स के पास आप जो है अपनी कंप्लेंट लेके जाते हो। आप सीधा सीधा अगर थाने में भी जाओगे, पुलिस स्टेशन भी जाओगे, तो पुलिस स्टेशन वाले भी आपको प्रोटेक्शन ऑफिसर के पास भेज देते हैं, या कभी कभी वो स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड भी कर लेते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सेक्शन नंबर 4 कहता है एनी पर्सन हु हैज अ रीजन टू बिलीव दैट एन एक्ट ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस हैज बीन और इज बीइंग और इज लाइकली टू बी कमिटेड, हो गया, हो रहा है या हो सकता है, ऐसी सिचुएशन में मे गिव इंफॉर्मेशन ऑफ इट अबाउट दैट टू द कंसर्न प्रोटेक्शन ऑफिसर। अब देखो, आपने सपोज देखा कि एक फलाने घर में बड़ा डोमेस्टिक वायलेंस होता है, आप गए प्रोटेक्शन ऑफिसर के पास, आपने जानकारी दे दी कि जी इस घर में डोमेस्टिक वायलेंस बहुत होता है। अब द मोमेंट द प्रोटेक्शन ऑफिसर गॉट दैट इंफॉर्मेशन, अब उसकी जांच पड़ताल आगे होगी। लेकिन मान लीजिए आपकी जो सूचना है, जो इंफॉर्मेशन आपने दी, वो इंफॉर्मेशन गलत निकली, तो क्या आपके ऊपर कोई लाइबिलिटी होगी? द आंसर इज नो। नो लाइबिलिटी सिविल और क्रिमिनल शैल बी इनकर्ड ऑन एनी पर्सन फॉर गिविंग इन गुड फेथ एंड इंफॉर्मेशन फॉर द पर्पसेज ऑफ सबसेक्शन 1। तो अगर आप गुड फेथ के अंदर बोनाफाइड इंटेंशंस के साथ ये जानकारी दे रहे थे, तो आपके ऊपर कोई क्रिमिनल लाइबिलिटी या सिविल लाइबिलिटी रेज नहीं की जा सकती। लेकिन जानबूझ के किसी को परेशान करोगे तो डेफिनेटली देयर विल बी सम एक्शन विल बी टेकन। अब ये चीज है। इसके साथ साथ सेक्शन नंबर 5, ड्यूटीज ऑफ द पुलिस ऑफिसर, सर्विस प्रोवाइडर्स एंड द मैजिस्ट्रेट्स। अब इसमें क्या ड्यूटीज हैं इनकी, उसके ऊपर बात करते हैं। क्या ड्यूटीज हैं? चलिए देखो, अब होता क्या है कि आपने, लेट अस सपोज कि कोई विक्टिम है ऑफ द डोमेस्टिक वायलेंस, उसके बारे में एक एप्लीकेशन आ गई, प्रोटेक्शन ऑफिसर के पास आ गई। अब इन लोगों की ड्यूटी होती है, मैजिस्ट्रेट्स की या सर्विस प्रोवाइडर्स की या प्रोटेक्शन ऑफिसर्स की, आप उस महिला को बताएं कि उसके अधिकार क्या क्या है, आप उसको बताएं कि आप वो महिला क्या क्या एक्शंस जो हैं उस रिस्पोंडेंट के अगेंस्ट ले सकती है। तो उसी की बात यहाँ पे आपको मिलेगी सेक्शन नंबर 5 के अंदर। एक बार पढ़ रहे हैं क्या लिखा हुआ है। अ पुलिस ऑफिसर और अ प्रोटेक्शन ऑफिसर, सर्विस प्रोवाइडर और अ मैजिस्ट्रेट, कौन कौन, किस किस की ड्यूटी है? पुलिस ऑफिसर्स की, प्रोटेक्शन ऑफिसर, सर्विस प्रोवाइडर्स, मैजिस्ट्रेट्स। Who has received a complaint of domestic violence or is otherwise present at the place of the incident of domestic violence, या तो उसको कंप्लेंट आई या वो व्यक्ति वहां पे मौजूद था जहां पे डोमेस्टिक वायलेंस हुआ, when the incident of domestic violence is reported to him, shall inform to the aggrieved person। क्या इंफॉर्मेशन दोगे आप? क्या इंफॉर्मेशन दोगे? ये इंफॉर्मेशन दोगे ना कि उसके राइट्स क्या क्या है। यू विल बी गिविंग दैट पर्टिकुलर ब्रॉडर इंफॉर्मेशन। तो उसी की बात जो है वो आगे लिखी गई है, लिखा है offer rights to make an application for obtaining relief by way of protection officer, protection order or monetary relief, custody order, residence order, compensation order etc। तो जो भी रिलीफ सेक्शन 18 से 22-23 के अंदर आपको मिलते हैं, आप उसको बताओगे कि वो महिला क्या क्या मांग सकती है। दूसरी चीज, अवेलेबिलिटी ऑफ द सर्विस प्रोवाइडर। अब देखो, जैसे एनजीओ है, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो महिलाओं के लिए काम करती हैं, उनके बारे में बताया जाएगा महिला को, ठीक है। अवेलेबिलिटी ऑफ द सर्विसेज ऑफ प्रोटेक्शन ऑफिसर्स, प्रोटेक्शन ऑफिसर्स की सर्विसेज आप ले सकते हैं ताकि प्रोटेक्शन ऑफिसर काउंसलिंग एक्सेट्रा करवाने की सुविधा आपको उपलब्ध करवा पाए। नेक्स्ट वन इज द राइट टू हैव फ्री लीगल एड अंडर द लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट 1987। ये जानकारी जो है वो बताई जाएगी कि फ्री लीगल एड अगर चाहिए, आप गरीब हैं, पैसा नहीं है साहब, तो फिर जो है सरकार का वकील आपके लिए पेश करवाया जाएगा। इसके साथ साथ राइट टू फाइल अ कंप्लेंट अंडर सेक्शन 498 कैपिटल ए ऑफ द आईपीसी, या 498 कैपिटल ए से तो सब वाकिफ हैं, क्रुएलिटी की बात करता है, क्रिमिनल लॉ है आईपीसी हमारा, उसमें आप जो है कंप्लेंट दायर करवा सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो हैं बेसिकली ड्यूटीज हैं विद रिस्पेक्ट टू द प्रोटेक्शन ऑफिसर्स, या जो भी हमारे पुलिस ऑफिसर्स हैं, सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, उनकी ये सारी ड्यूटीज रखी गई हैं। अगला जो पॉइंट है, ड्यूटीज ऑफ द शेल्टर होम्स, ड्यूटीज ऑफ द शेल्टर होम्स। अब शेल्टर होम की क्या क्या ड्यूटी रहेगी? शेल्टर होम क्या होते हैं कि देखो, अब मान लीजिए महिला आई, ठीक है, अब महिला जो है वो किसी डोमेस्टिक वायलेंस से सफर कर रही है, हस्बैंड उसको घर में नहीं रख रहा, और कोई जगह रखने की है नहीं, मायके मान लीजिए उसके दूर हैं, तो ऐसी सिचुएशंस में सरकार आपको जो है शेल्टर होम प्रोवाइड करवाती है। क्या प्रोवाइड करवाती है? शेल्टर होम।
अब जैसे ये महिला प्रोटेक्शन ऑफिसर के पास गई या पुलिस ऑफिसर के पास गई, मान लीजिए रात का समय है, तो प्रोटेक्शन ऑफिसर या पुलिस ऑफिसर इनको ऑफिस में तो रखेंगे नहीं, थाने में तो रखेंगे नहीं, तो कहाँ भेजेंगे? शेल्टर होम के अंदर भेजेंगे। अब सरकार ने, मैं तो आपको बियॉन्ड द लॉ भी कुछ एक चीज बता देता हूँ कि वी हैव अ सर्टेन स्कीम्स, लाइक हमारे पास एक स्कीम होती है वन स्टॉप सेंटर की। तो वन स्टॉप सेंटर में जितनी भी महिलाएं जिनके अगेंस्ट डोमेस्टिक वायलेंस एटसेट्रा है या जिनका कोई नहीं है, उनको रखने का सुविधा उपलब्ध होती है। 5 दिनों के लिए आप वहां पे रख सकते हो, या फिर मान लीजिए लॉन्ग टर्म के लिए किसी महिला को कहीं पे रखना है, तो नारी निकेतन होते हैं, वहां पे वुमेन को रखा जाता है। तो उससे रिलेटेड ये शेल्टर होम्स की ड्यूटीज है। लिखा है द एग्रीव्ड पर्सन और ऑन हर बिहाफ द प्रोटेक्शन ऑफिसर सर्विस प्रोवाइडर रिक्वेस्ट अ पर्सन इन चार्ज ऑफ द शेल्टर होम। तो शेल्टर होम, जैसे मैंने वन स्टॉप सेंटर की बात करी, तो उसका इंचार्ज होगा सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटर। तो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटर को जो है इंचार्ज रखा गया, तो उसकी ड्यूटी है कि वो महिला को शेल्टर प्रोवाइड करे। टू प्रोवाइड शेल्टर टू हर, सच पर्सन इन चार्ज ऑफ द शेल्टर शेल प्रोवाइड शेल्टर टू द एग्रीव्ड पर्सन इन द शेल्टर होम। तो शेल्टर होम्स के अंदर आप जो है महिलाओं को रखोगे, वहां पे उनको जो भी सेवा है उनकी जो है आपको करनी पड़ेगी, लाइक जो भी बेसिक नेसेसिटीज है, खाना पीना, वो सब आपको उनको देना है। फिर इसके साथ साथ कुछ एक महिलाएं ऐसी हो सकती हैं जिनके अगेंस्ट कुछ टॉर्चर, कुछ ट्रॉमा एटसेट्रा उनके साथ किया गया, तो फिर जो है मेडिकल फैसिलिटीज की बात आ जाएगी। सेक्शन नंबर 7 जो है वो मेडिकल फैसिलिटीज की बात करता है। लिखा है इफ द एग्रीव्ड पर्सन और ऑनर बिहाफ द प्रोटेक्शन ऑफिसर और सर्विस प्रोवाइडर रिक्वेस्ट द पर्सन इन चार्ज ऑफ द मेडिकल फैसिलिटी टू प्रोवाइड एनी मेडिकल एड टू हर, कोई भी मेडिकल असिस्टेंस अगर चाहिए महिला को तो वो प्रोवाइड करवाया जाएगा। ठीक है, इसके बाद सेक्शन नंबर 8 के अंदर आपका अपॉइंटमेंट ऑफ प्रोटेक्शन ऑफिसर्स की बात मिलती है। सरकार जो है, कौन सी सरकार? राज्य सरकार, स्टेट गवर्नमेंट नोटिफिकेशन पास करके प्रोटेक्शन ऑफिसर्स को भर्ती करती है, और उन प्रोटेक्शन ऑफिसर्स को ये सारे जो काम हैं डीवी एक्ट के अंदर या बाकी जो लॉ उनके अंदर वो काम करेंगे, उनमें अपनी सेवाएं उनको देनी पड़ती है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट में बाय नोटिफिकेशन अपॉइंट सच नंबर ऑफ प्रोटेक्शन ऑफिसर्स इन ईच डिस्ट्रिक्ट as may be necessary and shall notify the area or areas within which the protection officer shall exercise the powers etc. तो वो अपनी जो भी उनको jurisdiction दिया गया वहां पे वो अपना काम करेंगे। टर्म्स ऑफ एंड कंडीशन ऑफ द सर्विसेज वो भी गवर्नमेंट बताती है, क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए प्रोटेक्शन ऑफिसर की वो भी गवर्नमेंट बताती है, तो इसमें तो कुछ खास आपको नहीं है। अगला जो है सेक्शन नंबर 9, ड्यूटीज एंड फंक्शंस ऑफ द प्रोटेक्शन ऑफिसर। ड्यूटीज एंड फंक्शंस ऑफ प्रोटेक्शन ऑफिसर। तो प्रोटेक्शन ऑफिसर के क्या क्या काम हैं, इसको मैं एक फ्लो चार्ट के माध्यम से आपको समझाऊंगा, तो शायद हम इसको और इजी तरीके से समझ लें। दैट इज प्रोटेक्शन ऑफिसर्स की क्या क्या जिम्मेवारियां हैं। ठीक है, जिम्मेवारियां हैं। जब भी मजिस्ट्रेट साहब के सामने कोई एप्लीकेशन आती है, क्या आती है? एप्लीकेशन, किस चीज को लेके? कोई रिलीफ मांगने आई है महिला, तो प्रोटेक्शन ऑफिसर मजिस्ट्रेट को असिस्ट करेंगे। just give me 1 second. Is my voice is audible? Is my voice is audible? Yes or no? आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख के अगर बताएंगे तो आई थिंक इट विल बी बेटर फॉर मी टू अंडरस्टैंड। अमीशा इज सेइंग माय वॉइस इज ब्रेकिंग। अभी ठीक आ रही है आवाज? या 1 मिनट के लिए रुकिए, हम माइक को दोबारा से ऑफ कर। Yes, I hope now it is clear and audible. Okay, very good. चलिए, so we are on the point that is duties and functions of the protection officers. Duties and functions of the protection officer. ठीक है, अब क्या क्या ड्यूटीज हैं? तो पहली ड्यूटी है जी असिस्टेंस देना। असिस्टेंस मैजिस्ट्रेट्स को आप दे सकते हो, टू असिस्ट द मैजिस्ट्रेट, टू असिस्ट मैजिस्ट्रेट, टू असिस्ट मैजिस्ट्रेट। अब मैजिस्ट्रेट को क्या असिस्टेंस दोगे आप? प्रोटेक्शन ऑफिसर क्या असिस्टेंस देगा? तो आप ये असिस्टेंस दे सकते हो कि जी ये क्या केस है, महिला के घर में कौन कौन है, वो सारी चीजें जो भी मैजिस्ट्रेट को पूछना है वो बता सकते हैं प्रोटेक्शन ऑफिसर। इसके बाद अगला काम है टू मेक और टू लॉज DIR। ठीक है, DIR, DIR का मतलब क्या है? आप लोग बताइए, DIR का मतलब क्या है? कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे सभी लोग। टू मेक DIR, DIR का मतलब, DIR का मतलब इट इज डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट। ठीक है, डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट करना, कुछ और मत कर देना। एग्जाम में सवाल भी आ सकता है, व्हाट इज मेंट बाय DIR? डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट, और भी कुछ पूछ सकते हैं, डोमेस्टिक इंफॉर्मेशन रिपोर्ट पूछा जा सकता है। ठीक है,
तो कुछ भी पूछा जा सकता है, तो आपको पता होना चाहिए DIR मीन्स डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट। ठीक है, अगला जो इनका काम है टू प्रोवाइड शेल्टर होम्स, शेल्टर होम प्रोवाइड करवाना। प्रोटेक्शन ऑफिसर जो है उसी की जिम्मेवारी होती है कि एग्रीव्ड महिला को शेल्टर होम प्रोवाइड करवाना, टू प्रोवाइड शेल्टर होम। फिर और क्या करना है, अब महिला है उसको कोई मेडिकल फैसिलिटी चाहिए तो वो भी प्रोटेक्शन ऑफिसर का काम होता है, टू प्रोवाइड मेडिकल फैसिलिटी, टू प्रोवाइड मेडिकल फैसिलिटी। ठीक है, इसके साथ साथ ठीक है, ये कुछ एक जिम्मेवारियां हैं जो प्रोटेक्शन ऑफिसर्स की रहेंगी। अब आप बेरेक्ट एक बार देख लें, जस्ट सी व्हाट इज बीइंग रिटन इन द बेयर एक्ट। यही सारी चीजें हैं, अगर हम ब्रीफ में इसको देखें तो ये ड्यूटीज की बात आ गई। दैट इज टू असिस्ट द मजिस्ट्रेट, to make DIR to the magistrate in the form as may be prescribed upon the receipt of complaint etc. जो भी कॉपीज हैं, अब ये भी इंपॉर्टेंट होता है कि जैसे DIR लॉन्च हुआ तो उसकी कॉपीज आपको फॉरवर्ड करनी होती हैं टू द पुलिस ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन एज वेल एज टू द मजिस्ट्रेट एक्सेट्रा, वो सब आप भेजोगे। इसके साथ साथ टू मेक एप्लीकेशन इन द फॉर्म एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड इफ द एग्रीव्ड वुमन सो डिजायर्स, क्लेमिंग रिलीफ फॉर द इशुएंस ऑफ प्रोटेक्शन ऑर्डर। अगर प्रोटेक्शन ऑर्डर चाहिए तो सेक्शन 18 के अंदर जो प्रोसेस है उसकी बात शुरू हो जाएगी। फिर लीगल एड की असिस्टेंस अगर आपको चाहिए तो लीगल एड की असिस्टेंस भी आप ले सकते हैं। ठीक है, कोई मेडिकल कोई काउंसलिंग करवानी है, शेल्टर होम चाहिए, मेडिकल फैसिलिटी चाहिए, तो ये सारी चीज़ें जो हैं प्रोटेक्शन ऑफिसर की ड्यूटी है कि वो एग्रीव्ड वुमेन को प्रोवाइड करवाएगा। अगर मेडिकल एग्जामिनेशन करवाना है तो उसका मेडिकल एग्जामिनेशन करवा के मेडिकल रिपोर्ट जो है वो भी पुलिस स्टेशन और मजिस्ट्रेट को एक कॉपी आपको भेजनी पड़ती है। क्लॉज नंबर जी के अंदर लिखा हुआ है टू गेट द एग्रीव्ड पर्सन मेडिकली एग्जामिन्ड इफ शी इज सस्टेनिंग बॉडीली इंजरीज एंड टू फॉरवर्ड अ कॉपी ऑफ द मेडिकल रिपोर्ट टू द पुलिस स्टेशन एंड द मजिस्ट्रेट हैविंग जुरिसडिक्शन इन द एरिया वेयर द डोमेस्टिक वायलेंस इज एलिजिड टू हैव टेक प्लेस। तो ये सारी कुछ एक जिम्मेवारियां हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। और इसके बियॉन्ड जो है आई थिंक हाँ ठीक है, इतना आपको ध्यान में रखना है, बाकी तो इसमें जनरल चीज़ें हैं, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से दे आर नॉट दैट मच रिलेवेंट। सेक्शन नंबर 10 के अंदर सर्विस प्रोवाइडर्स की बात आ गई। नाउ हु कैन बी द सर्विस प्रोवाइडर, हु कैन बी द सर्विस प्रोवाइडर। देखो सर्विस प्रोवाइडर की जब बात आएगी तो कोई भी सोसाइटी, कोई भी नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन अगर महिलाओं के लिए काम करती है तो वो अपने आप को एज अ सर्विस प्रोवाइडर डिपार्टमेंट में रजिस्टर करवा सकती है। नाउ व्हाट दैट दे कैन डू, व्हाट दे कैन डू, ओके, यहाँ पे लिखा हुआ है सेक्शन नंबर 10 के अंदर। आपको सवाल 2-3 बार ऐसा भी पूछा गया था, मैंने लास्ट ईयर के जो प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं अलग अलग स्टेट्स के, नॉट ओनली ऑफ राजस्थान, उसमें डोमेस्टिक वायलेंस को लेके क्या क्या सवाल आ रहे हैं। तो ये सवाल एक बड़ा रैंडम सवाल है कि आपका ये जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं ये कौन से सेक्शन के अंदर है, तो सेक्शन नंबर 10 आपको पता होना चाहिए। अब इसमें लिखा है that any voluntary association registered under the Society Registration Act or a company registered under the Companies Act for a time being in force with the objective of protecting the rights and interest of a woman। जब आपका ये ऑब्जेक्टिव है, क्या ऑब्जेक्टिव है, प्रोटेक्शन ऑफ द राइट्स एंड इंटरेस्ट ऑफ द वुमेन बाय एनी लॉफुल मीन्स इंक्लूडिंग प्रोवाइडिंग लीगल एड, मेडिकल फाइनेंशियल असिस्टेंस एटसेट्रा, तो ये सारी चीज़ें जो हैं अगर आप महिलाओं को देना चाहते हैं, प्रोवाइड करवाना चाहते हैं, तो आप एज अ सर्विस प्रोवाइडर अपने आप को रजिस्टर करवा सकते हैं। जब आप सर्विस प्रोवाइडर की तरह रजिस्टर हो गए, द सर्विस प्रोवाइडर रजिस्टर्ड, तो उनकी पावर्स क्या क्या होती हैं वो अगले प्रोविजन में सबसेक्शन 2 में लिखा गया। और यही चीजें अभी अभी हम रिलेट भी कर रहे थे। तो पहली तो वही चीज है कि अगर सर्विस प्रोवाइडर कोई है और वो रजिस्टर्ड सर्विस प्रोवाइडर है तो वो भी DIR रिकॉर्ड कर सकते हैं, लेकिन DIR रिकॉर्ड करने के बाद सर्विस प्रोवाइडर खुद तो उसमें कुछ कर नहीं सकते, तो वो DIR किसको भेज देंगे, किसको भेज देंगे, दे विल फॉरवर्ड अ कॉपी टू द मजिस्ट्रेट एज वेल एज टू द प्रोटेक्शन ऑफिसर, क्योंकि मेन तो प्रोटेक्शन ऑफिसर होता है जो सरकारी डिपार्टमेंट का व्यक्ति है। तो प्रोटेक्शन ऑफिसर ने अगर DIR लॉन्च नहीं किया है, सर्विस प्रोवाइडर ने किया, तो सर्विस प्रोवाइडर प्रोटेक्शन ऑफिसर को कॉपी भेजेगा। लिखा है टू गेट द एग्रीव्ड पर्सन मेडिकली एग्जामिन्ड, और जो रिपोर्ट्स हैं वो प्रोटेक्शन ऑफिसर को या पुलिस थाने में आप भेज दे दोगे, या फिर अगर मेडिकल एग्रीव्ड पर्सन को शेल्टर चाहिए तो शेल्टर की सुविधा आप प्रोवाइड अगर करवा सकते हो तो करवाइए, नहीं तो आप पुलिस वालों को कहें और पुलिस वाले आपको या प्रोटेक्शन ऑफिसर आपको जो है वो प्रोवाइड करवा देते हैं। ये लिखा हुआ है, इंश्योर द एग्रीव्ड पर्सन इज प्रोवाइडेड शेल्टर इन द शेल्टर होम इफ शी सो रिक्वायर्स एंड फॉरवर्ड अ रिपोर्ट ऑफ लॉजिंग ऑफ द एग्रीव्ड पर्सन इन द शेल्टर होम टू द पुलिस स्टेशन विद इन द लोकल लिमिट्स ऑफ विच द पुलिस स्टेशन डोमेस्टिक वायलेंस टुक प्लेस। तो ये चीजें जो हैं आपको देखनी है, ठीक है। अब कोई भी सर्विस प्रोवाइडर जो भी आपके लिए काम कर रहे हैं, सर्विस प्रोवाइडर्स के अगेंस्ट कोई
प्रोसिक्यूशन, सूट, लीगल प्रोसीडिंग इनिशिएट नहीं होगा अगर वो गुड फेथ में काम कर रहे हैं। ये आपका सबसेक्शन नंबर 3 कह रहा है, सबसेक्शन 3। ठीक है, लिखा ना, नो सूट प्रोसिक्यूशन और लीगल प्रोसीडिंग शैल लाई अगेंस्ट एनी सर्विस प्रोवाइडर और एनी मेंबर ऑफ द सर्विस प्रोवाइडर हु इज और ही इज डीम्ड टू बी एक्टिंग और परपोर्टिंग टू बी एक्ट अंडर दिस पर्टिकुलर एक्ट। तो उनके ऊपर कोई जो है एलिगेशंस, सूट, लीगल प्रोसीडिंग इनिशिएट नहीं होती है। लास्ट सेक्शन जो है इस पूरे एरिया में, उसके ऊपर अब हम बात कर रहे हैं, दैट इज सेक्शन नंबर 11, जो कि गवर्नमेंट की ड्यूटीज की बात करता है। देखो सरकार की क्या जिम्मेवारी है, सरकार की ही सारी जिम्मेवारी है। सरकार को ही तो बताना है कि जी हमने ये कानून बनाया है, इस कानून के अंदर अगर किसी भी महिला को कोई भी रिलीफ चाहिए तो वो महिला फलानी जगह पे आके अपना जो एप्लीकेशन है वो दे सकती है। तो ड्यूटीज है गवर्नमेंट की कि आप इस कानून के प्रावधानों को मीडिया में वाइडली का मतलब क्या होता है, बड़े पैमाने पे वाइड पब्लिसिटी उसकी दें, पब्लिक मीडिया पे दें, टेलीविजन पे दें, रेडियो पे दें, प्रिंट मीडिया पे दें। अरे साहब सोशल मीडिया का जमाना है साहब, ठीक है। तो आजकल जो है रेडियो, टीवी, प्रिंट मीडिया के साथ सोशल मीडिया भी हो जाता तो अच्छा था, लेकिन कानून पुराना है तो शायद इंसर्ट नहीं किया गया, अमेंडमेंट के माध्यम से होना चाहिए। अगली जो चीज है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के और स्टेट गवर्नमेंट के जितने भी मुलाजिम हैं उनकी ट्रेनिंग्स होनी चाहिए। जितने भी हमारे पुलिस ऑफिसर्स हैं, जितने भी हमारे जुडिशियल सर्विसेज के मेंबर्स हैं, आप लोग जज बन जाओगे, आपकी भी ट्रेनिंग होगी साहब, ठीक है। किस चीज को लेके, पीरियोडिक सेंसिटाइजेशन एंड अवेयरनेस ट्रेनिंग ऑन द इश्यूज एड्रेस्ड बाय दिस एक्ट। तो डोमेस्टिक वायलेंस को लेके आपके जितने भी ये इश्यूज यहाँ पे हैं, कंसर्न डिपार्टमेंट्स में ट्रेनिंग्स होना अनिवार्य हैं। अब ये तो एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। आप अगर देखें हमारे 2021 में अपर्णा भट्ट वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश का केस आया, तो उसमें तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि महिलाओं को लेके जो जेंडर सेंसिटिविटी का जो इशू है उसको बड़े पैमाने पे सारी स्टेट्स के अंदर जो है ऐसे ये जो जुडिशियल सर्विसेज के एग्जाम हैं उनमें ये सिलेबस के अंदर इनकॉर्पोरेट करना चाहिए कि पॉक्सो, डीवी एक्ट एक्सेट्रा हर स्टेट में होने चाहिए। अभी हिमाचल में तो कर दिए, बाकी स्टेट में भी हो जाएंगे। आगे की जो बात है क्लॉज नंबर ई के अंदर, इफेक्टिव कोऑर्डिनेशन बिटवीन द services provided by the concerned ministries and departments including dealing with law, home affairs etc। तो ये जनरल चीजें हैं जो स्टेट गवर्नमेंट की या सेंट्रल गवर्नमेंट की ड्यूटीज हैं, उनको क्या क्या करना है। प्रोटोकॉल्स पूरे मेंटेन करने चाहिए बिटवीन द डिफरेंट मिनिस्ट्रीज विद द डिलीवरी ऑफ द सर्विसेज टू द वुमेन अंडर दिस एक्ट इंक्लूडिंग द कोर्ट्स इन प्रिपेयर्ड एंड पुट इन प्लेस। तो ये बेसिकली सरकार का काम है, इसमें आपको सवाल आने की संभावना कम है। बस ये सवाल आ सकता है कि जी ड्यूटीज कौन सी गवर्नमेंट की, सेंटर की हैं कि स्टेट की हैं, तो दोनों ही सरकारों की जिम्मेवारियां बरकरार हैं, बनी हैं, ठीक है ना। चलिए कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट दैट इज चैप्टर नंबर 4 पे हम लोग पहुंच चुके हैं, दैट इज प्रोसीजर फॉर ऑब्टेनिंग ऑर्डर्स ऑफ रिलीफ। अगर किसी को ब्रेक लेना है तो ले सकता है, आप लोग कमेंट में बता दीजिए इफ यू पीपल नीड अ ब्रेक। ठीक है, कोई ब्रेक नहीं चाहिए, तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए लेट्स प्रोसीड फर्दर टू द नेक्स्ट एरिया ऑफ डिस्कशन दैट इज चैप्टर नंबर 4। अब चैप्टर 4 के अंदर एप्लीकेशन टू द मजिस्ट्रेट की बात है, ठीक है। एप्लीकेशन टू द मजिस्ट्रेट की बात है। एप्लीकेशन टू द मजिस्ट्रेट में क्या क्या चीजें आपको देखने को मिलेंगी। देखो कि पहली चीज, आप मजिस्ट्रेट के पास क्यों जा रहे हो, वाई यू आर गोइंग टुवर्ड्स द मजिस्ट्रेट, ताकि आपको कोई रिलीफ मिल जाए, ठीक है। दूसरा सवाल उठता है दैट हु कैन फाइल दैट एप्लीकेशन, तो उसका आंसर है एग्रीव्ड पर्सन, प्रोटेक्शन ऑफिसर भी एप्लीकेशन लगा सकता है, जो भी हमारे कोई भी व्यक्ति ऑन बिहाफ ऑफ द एग्रीव्ड वो भी लगा सकता है। कितने दिनों के अंदर हियरिंग्स हो जानी चाहिए, ठीक है। कब फ्यूचर डेट कब लगेगी, तो 3 दिनों के अंदर अंदर कोर्ट को जो है अगली डेट लगानी होती है। कितने दिनों के अंदर मैटर डिस्पोज हो जाना चाहिए, तो 60 डेज के अंदर अंदर मैटर जो है वो डिस्पोज हो जाना चाहिए ना। ये कुछ एक चीजें जो है ये अब हम लोग पढ़ने वाले हैं। मैं आपको जनरल सेंस में पहले ही बता देता हूं, बेरेक्ट में बिना जाए। देखो ऐसा है, पहली चीज की एप्लीकेशन यहां पे फाइल हुई, एप्लीकेशन। अब जब एप्लीकेशन फाइल हुई है तो सवाल उठा कि कौन कर सकता है, हु हैज अ लोकस स्टेंडाई का कॉन्सेप्ट है ना। तो 3 लोगों की मैं बात करता हूं, एग्रीव्ड पर्सन,
प्रोटेक्शन ऑफिसर और एनी अदर पर्सन ऑन बिहाफ ऑफ द एग्रीव्ड। ठीक है, एग्रीव्ड या तो एग्रीव्ड पर्सन खुद भी कर सकता है, पहली चीज। दूसरा, प्रोटेक्शन ऑफिसर्स जो है वो एप्लीकेशन लगा सकते हैं कोर्ट के सामने। तीसरा, इंटरेस्टेड पर्सन। इंटरेस्टेड पर्सन मतलब जो एग्रीव्ड से रिलेटेड है, वो व्यक्ति ऑन द बिहाफ ऑफ द एग्रीव्ड एप्लीकेशन लगा सकता है। दूसरी चीज, अब आपने एप्लीकेशन लगा दी, अब पहली दिन तो कुछ नहीं हो जाएगा ना, अभी कोर्ट ऑपोजिट पार्टी को नोटिस देगा, उसके बाद ही आगे की कार्रवाई होगी। तो द मजिस्ट्रेट में फिक्स अ नेक्स्ट डे नॉट बियॉन्ड 3 days, 3 दिनों के अंदर अंदर जो है अगली डेट आपकी लग जाएगी। ठीक है, 3 दिनों के अंदर अंदर, विद इन 3 days द नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग विल बी देयर। और ये जो एप्लीकेशन आपने कोर्ट के सामने फाइल की है, फाइनल डिस्पोजल कितने दिनों में होना चाहिए? जो 3 चीजें आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है वो बता रहा हूं। फाइनल डिस्पोजल हो जाना चाहिए 60 days के अंदर अंदर। अगर 60 days के अंदर अंदर डिस्पोजल हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज प्रोविजंस डिक्लेरेटरी होते हैं, डायरेक्टरी होते हैं, मैंडेटरी तो नहीं है, कभी कभी नहीं भी हो सकती डिस्पोज, लेकिन फिर भी चलो लॉ कहता है तो आपको एमसीक्यू के लिए ध्यान इसका रखना पड़ेगा। अब एक बार प्रोविजन पढ़ लेते हैं कि कहां पे ये सारी चीजें लिखी हैं, ताकि आप बेयर एक्ट के अंदर मार्किंग जरूर कर लें इसकी। चलिए, प्रोसीडिंग फर्दर, एप्लीकेशन टू द मजिस्ट्रेट लिखा हुआ है एग्रीव्ड पर्सन, ऊपर ही लिखा हुआ है पहले पॉइंट पे, एग्रीव्ड पर्सन, प्रोटेक्शन ऑफिसर, इंटरेस्टेड पर्सन है ना, एनी पर्सन ऑन बिहाफ ऑफ द एग्रीव्ड मे प्रेजेंट एन एप्लीकेशन टू द मजिस्ट्रेट सीकिंग वन और मोर ऑफ द रिलीफ। रिलीफ जो है वो आगे मिलेंगे आपको, सेक्शन 18 से 22 के बीच में मिलेंगे। इसके साथ साथ जब भी ये एप्लीकेशन लगाई गई, मजिस्ट्रेट जो है वो DIR को जरूर कंसीडर करेंगे, डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट को जो है वो जरूर कंसीडर करेंगे, जो प्रोटेक्शन ऑफिसर ने या सर्विस प्रोवाइडर ने लॉन्च की थी। ये आ गया, ठीक है। इसके साथ जो भी रिलीफ मांगा जा रहा है उसके लिए सबसेक्शन 2 है, लिखा है द रिलीफ सॉट फॉर अंडर सबसेक्शन 1 मे इंक्लूड द रिलीफ ऑफ द इशुएंस ऑफ द पेमेंट ऑफ कंपनसेशन और डैमेजेस विदाउट प्रेजुडिस टू द राइट्स ऑफ एनी पर्सन टू इंस्टीट्यूट अ सूट or for compensation or damages for the injuries caused by the acts of domestic violence committed by the respondent। कि आप अगर मजिस्ट्रेट के पास रिलीफ मांगते हो, इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपनी सिविल रेमेडीज को नहीं क्लेम कर सकते, वो भी क्लेम कर सकते हो। ये वाला जो प्रोसेस है ये भी आप फॉलो अप कर सकते हो। और मान लीजिए देखो, कभी कभी क्या होता है कि जैसे कोई सिविल केस चल रहा है, उसमें भी आपने कंपनसेशन मांग लिया, आपने यहाँ पे मजिस्ट्रेट के पास भी कंपनसेशन की एप्लीकेशन लगाई है, तो अगर पहले ही कंपनसेशन मिल रहा है और मजिस्ट्रेट को भी लगता है कि थोड़ा कंपनसेशन देना चाहिए, तो फिर वो सेट ऑफ किया जाएगा। बात समझ पा रहे हैं? सेट ऑफ किया जाएगा। लेट अस सपोज कि सीपीसी के अंदर आपने एक सूट फाइल किया फॉर क्लेमिंग सम कंपनसेशन एटसेट्रा, उसमें आपको 5000 का कंपनसेशन मिला। फिर डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के अंदर आपने जो है मजिस्ट्रेट के सामने मॉनेटरी रिलीफ मांगने की कोशिश करी और वहां पे भी आपने एप्लीकेशन लगाया, मजिस्ट्रेट को लगता है कि 1000 एक्स्ट्रा मिलना चाहिए, तो वो 1000 एक्स्ट्रा मिल जाएगा और जो बाकी मिल रहा है वो साथ के साथ देखा जाएगा कि पहले कितना मिल रहा था और कितना कंपनसेशन जो है वो देना चाहिए। ये प्रोवाइजो के अंदर सारी चीज आपको मिल जाती है। प्रोवाइजो के अंदर लिखा है वेयर द डिक्री फॉर द अमाउंट ऑफ कंपनसेशन और डैमेजेस हैज बीन पास्ड इन बाय द कोर्ट इन फेवर ऑफ द एग्रीव्ड, द अमाउंट इफ एनी पेड और पेबल इन परसुएंस ऑफ द ऑर्डर मेड बाय द मजिस्ट्रेट अंडर दिस एक्ट शेल बी सेट ऑफ अगेंस्ट द अमाउंट पेबल अंडर सच डिक्री and such decree shall notwithstanding contained in the CPC or any other law for a tying in being in force is executable for the balance of the amount if any left after such set off। तो अगर कोई भी पैसा पहले भी मिल रहा था यहाँ पे भी दिया जा रहा है तो सेट ऑफ किया जाएगा, मतलब ऐसा नहीं है कि डबल डबल बर्डन जो है वो डाला जाए। अब ये जो मैंने आपको पॉइंट बताया कि जी 3 दिनों के अंदर अगली डेट लगेगी और 60 दिनों के अंदर एप्लीकेशन डिस्पोज करना है, ये क्लॉज नंबर आपको 4 और 5 में मिलेगा, लिखा हुआ है द मजिस्ट्रेट शैल फिक्स द फर्स्ट डेट ऑफ हियरिंग विच शैल नॉट ऑर्डिनरली बी बियॉन्ड 3 days फ्रॉम द डेट ऑफ द रिसीट ऑफ द एप्लीकेशन। अंडरलाइन करेंगे, मार्क करेंगे बेयर एक्ट के ऊपर। पहली पेशी का मतलब होता है जिस दिन आपने ऑपोजिट पार्टी को कॉल अप करना है, 3 दिनों के अंदर अंदर आपकी जो पहली पेशी है वो आपको लगा देनी है और पूरा फाइनल डिस्पोजल जो है वो विद इन 60 days कर देना है। इसको आप लोग मार्क करें, ठीक है। मैं एक छोटा सा ब्रेक लेके पानी पी लेते हैं। चलिए, कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट नाउ। अब आगे जो है नोटिस एटसेट्रा कैसे सर्व करना है, ये कुछ एक रैंडम से प्रोविजंस आ रहे हैं जो प्रोसीजरल पार्ट है बेसिकली, ठीक है। सेक्शन नंबर 13 में आप लोग आ गए हैं, दैट इज सर्विस ऑफ नोटिस। देखो, बड़ी बेसिक सी चीज बता देता हूँ इजी सेंस में। जैसे मान लीजिए व्यक्ति को नोटिस गया तो उसको 2 दिनों के अंदर अंदर कोर्ट में पेश होने के लिए कहा जाएगा। कितने दिनों के अंदर? विद इन
2 days फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीट ऑफ द नोटिस। आज उसको नोटिस मिला, 2 दिनों के अंदर उसको कोर्ट के सामने आना है। अब वो 2 दिनों के अंदर आना है तो लिखा कहाँ हुआ है, ये लिखा है, ठीक है, ये लिखा है, अ नोटिस ऑफ द डेट ऑफ हियरिंग फिक्स्ड अंडर सेक्शन 12 शैल बी गिवन बाय द मजिस्ट्रेट टू द प्रोटेक्शन ऑफिसर हु शैल गेट इट सर्व्ड बाय मींस एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड बाय द प्रिस्क्राइब्ड ऑन द रिस्पोंडेंट। मतलब जो भी एड्रेस वगैरह दिया है वहां पे सर्विस होगी, एंड ऑन सच अदर पर्सन as directed by the magistrate within maximum period of 2 days। 2 दिनों का टाइम आप दोगे उसको, मैक्सिमम पीरियड ऑफ 2 days, और अगर टाइम बढ़ाना है तो मजिस्ट्रेट बढ़ा सकते हैं, और सच फर्दर रीजनेबल टाइम एज मे बी अलाउड बाय द मजिस्ट्रेट फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स रिसीट। तो 2 दिनों का टाइम जो है जनरली दिया जाता है। उसके बाद भी अगर मजिस्ट्रेट को लगता है कि वो कुछ प्रॉब्लम है, नहीं आ पा रहा, तो फिर और भी इसको एक्सटेंड किया जाएगा। तो दैट इज द पॉइंट इन सेक्शन नंबर 13, ठीक है, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। डेज वाला जो जहां पे भी आ जाए वहां पे आपके दिमाग खुल जाने चाहिए कि इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट, ठीक है। अगला जो है काउंसलिंग। होता क्या है ना, देखो विवाद है घरेलू, डोमेस्टिक वायलेंस का मतलब क्या हुआ, घरेलू विवाद हो गया ना। तो जब घरेलू विवाद है, घरेलू उत्पीड़न है, तो घरेलू मामला घर में भी सुलझाया जा सकता था लेकिन नहीं सुलझा। तो अब क्या करना है, अब करना है कि आप जी काउंसलिंग करवाओ, सास को बिठा के, बहू को बिठा के, ससुर को बिठा के और पति को बिठा के काउंसलिंग करवाओ जी। जो भी पार्टीज एग्रीव्ड हैं या जो भी पार्टी रिस्पोंडेंट हैं उनको बिठा के काउंसलिंग करवाओ। काउंसलिंग करवा के अगर मामला सेट हो जाए तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। और जनरली क्या होता है कि डिपार्टमेंट्स के अंदर काउंसलिंग जो है वो एक बड़े जनरल तरीके से करवाई जाती है, और जिसके एक प्रोडक्टिव रिजल्ट्स जो हैं वो देखने को भी मिलते हैं। तो ये लिखा है, द मजिस्ट्रेट मे एट एनी स्टेज ऑफ द प्रोसीडिंग डायरेक्ट द रिस्पोंडेंट और द एग्रीव्ड पर्सन इधर सिंगली और जॉइंटली। या तो अकेले अकेले बिठा के करवा लोगे काउंसलिंग, या जॉइंट सिटिंग में करवाओगे। अंडरगो द काउंसलिंग विद एनी मेंबर ऑफ द सर्विस प्रोवाइडर हु पोजेसेस सच क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस इन द काउंसलिंग एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। ऐसा नहीं किसी को भी बिठा दिया काउंसलिंग करने के लिए। अगर मुझे काउंसलिंग करना नहीं आता तो मुझे थोड़ी करने के लिए अलाउ करोगे। कोई ऐसा व्यक्ति जो कैपेबल है, कैपेबल काउंसलर, कैपेबल व्यक्ति की जरूरत होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि किसी को भी उठा के बिठा दिया, ठीक है ना, ये बहुत जरूरी है। कैपेबिलिटीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। इफ यू आर नॉट कैपेबल यू आर नॉट गुड इनफ, ठीक है ना, इसका ध्यान रखना है। सेक्शन नंबर 15 आ गया, असिस्टेंस ऑफ द वेलफेयर एक्सपर्ट। अब देखो क्या है कि आपको लगता है कि जी कोई ऐसा व्यक्ति जो वेलफेयर एक्सपर्ट है उसकी असिस्टेंस आपको लेनी है, तो यू मे प्रोसीड विद दैट आल्सो। सेक्शन नंबर 15 उसकी बात कर रहा है, नथिंग बियॉन्ड दैट, ठीक है। इन एनी प्रोसीडिंग अंडर दिस एक्ट द मजिस्ट्रेट मे सिक्योर द सर्विसेज ऑफ पर्सन प्रेफरेबली वुमेन। वुमेन को प्रेफरेंस दिया जाता है, whether related to the aggrieved person or not, including the person engaged in promoting family welfare etc. For the purpose of assisting him in discharging his function। तो जब भी मजिस्ट्रेट साहब के सामने ऐसे केसेस आए, रिलीफ मांगा जा रहा है और मजिस्ट्रेट को लगता है कि किसी की सहायता लेनी चाहिए, कोई वेलफेयर एक्सपर्ट की सहायता मिल जाए तो बहुत बढ़िया, तो फिर आप जो है ऐसे लोगों की सहायता ले सकते हैं। नेक्स्ट सेक्शन कह रहा है, सेक्शन नंबर 16, कि जी जितनी भी प्रोसीडिंग्स होंगी ये प्रोसीडिंग चलेंगी कैमरा में। कैमरा प्रोसीडिंग मतलब बंद कमरे में प्रोसीडिंग्स होंगी, खुली कोर्ट में प्रोसीडिंग्स नहीं चलेंगी, ठीक है। कैमरा प्रोसीडिंग्स होनी चाहिए। कैमरे का मतलब ये नहीं है कि कैमरा लगाया जाएगा, प्रोसीडिंग शुड बी हेल्ड इन कैमरा, ठीक है। और इस तरीके से जो है अगर कोई भी पार्टी डिजायर करती है कि नहीं ओपन कोर्ट में प्रोसीडिंग्स मत करो, कैमरा प्रोसीडिंग्स करो, तो यू विल बी प्रोसीडिंग लाइक दैट। अगला जो सेक्शन है सेक्शन नंबर 17, दैट इज राइट टू रिजाइड इन अ शेयर्ड हाउस होल्ड। राइट टू रिजाइड इन अ शेयर्ड हाउस होल्ड, दैट इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। कि कोई भी महिला जिसको घर से बाहर निकाल दिया गया, ठीक है, देखो कितनी बुरी बात है, महिला को घर से बाहर निकाल दिया है ना। महिला जो है नारी शक्ति, आप लोग तो समझते हैं, राजस्थान के लिए ऐसे भी प्रिपेयर कर रहे होंगे, तो नारी शक्ति पे, वुमेन एम्पावरमेंट पे ऐसे आना चाहिए। और वुमेन, नारियों को बाहर निकाल दिया गया जी, तो राइट टू रिजाइड इन अ शेयर्ड हाउस होल्ड, नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन एनी अदर लॉ फॉर अ टाइम बीइंग इन फोर्स, एवरी वुमेन in a domestic relationship shall have a right to reside in a shared household। उस महिला का अपने shared household में रहने का अधिकार है, आप उसको इस अधिकार से वंचित नहीं कर सकते, इसका आपको ध्यान रखना है। whether or not she has any right, title or beneficial interest in the same, अगर उसका टाइटल नहीं भी है, कोई राइट नहीं भी है, फिर भी जो है आपको उसको शेयर्ड हाउसहोल्ड में रखने का ऑर्डर देने की जो पावर है वो दी गई है सेक्शन नंबर 17 के अंदर। इसके साथ साथ लिखा है, द एग्रीव्ड पर्सन शैल नॉट बी एविक्टेड और एक्सक्लूडेड फ्रॉम अ शेयर्ड हाउसहोल्ड और एनी पार्ट ऑफ इट बाय द रिस्पोंडेंट सेव इन अकॉर्डेंस विद द प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ।
तो अगर किसी भी महिला को शेयर्ड हाउसहोल्ड से बाहर निकाला भी जाएगा तो वो तभी निकाला जाएगा इफ इट इज अ प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड, अदरवाइज जबरदस्ती कोई किसी को बाहर नहीं निकाल सकता। ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है। इसके साथ सेक्शन नंबर 18 वेरी इंपॉर्टेंट। अब यहां से जो अगला एरिया है उसमें आपको ध्यान रखना है कि यहां से स्पेसिफिक क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, क्योंकि ये काम है कोर्ट का। प्रोटेक्शन ऑर्डर, रेजिडेंस ऑर्डर, मॉनेटरी रिलीफ, कस्टडी ऑर्डर, कंपनसेशन ऑर्डर, ये कोर्ट के काम होते हैं कि कोर्ट क्या क्या कर सकती है। और यहीं से सवाल आता है, क्यों सवाल आता है जी, कि आप जब जज बनोगे तो आपका काम भी तो यही है, महिला को रिलीफ क्या देना है। तो प्रोटेक्शन ऑर्डर्स पे हम एक एक करके शुरू करेंगे। ठीक है, चलिए लेट्स स्टार्ट विद द प्रोटेक्शन ऑर्डर एरिया। देखो, प्रोटेक्शन ऑर्डर क्या है कि महिला को प्रोटेक्शन देनी है। महिला को प्रोटेक्शन देने का मतलब कि जो भी व्यक्ति उसके अगेंस्ट डोमेस्टिक वायलेंस करता है उसको कहना है कि आप ये काम नहीं कर सकते। ठीक है, और अगर आप ये इसको दोबारा से रिपीट करोगे तो फिर सेक्शन 31 भी है हमारे पास जो क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन के लिए बनाया गया है। तो सेक्शन 18 के अंदर जो इंपॉर्टेंट एरिया है उसको आप जरूर देखें कि क्या क्या प्रोटेक्शन ऑर्डर जो है वो पास किए जा सकते हैं। लिखा हुआ है, द मैजिस्ट्रेट में आफ्टर गिविंग द एग्रीव्ड पर्सन एंड द रिस्पोंडेंट एन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, मतलब ऑपोजिट पार्टी को नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल जो है वो पूरे फॉलोअप किए जाएंगे, उसको अपॉर्चुनिटी दी जाएगी अपना पक्ष रखने की। द मजिस्ट्रेट में पास प्रोटेक्शन ऑर्डर इन फेवर ऑफ द एग्रीव्ड पर्सन एंड प्रोहिबिट द रिस्पोंडेंट। तो रिस्पोंडेंट के ऊपर क्या क्या रिस्ट्रिक्शंस लगाई जा सकती हैं वो अब एक एक करके आप लोग देखते जाएं। लिखा है, कमिटिंग एनी एक्ट ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस, कि भैया आप घरेलू उत्पीड़न नहीं करेंगे। You will not aid or abet in the commission of the act of domestic violence, किसी भी व्यक्ति को आप जो है दुष्प्रेरित या किसी भी व्यक्ति को आप जो है असिस्टेंस प्रोवाइड नहीं करेंगे, एड और अबेट नहीं करना है। एंटरिंग द प्लेस ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ द एग्रीव्ड पर्सन, की जहां पे महिला काम करती है वहां पे आप नहीं जाएंगे। इफ द पर्सन एग्रीव्ड इज अ चाइल्ड, इफ अ पर्सन एग्रीव्ड इज अ चाइल्ड, इट्स अ स्कूल और एट एनी अदर प्लेस फ्रीक्वेंटेड बाय द एग्रीव्ड पर्सन, तो अगर जो एग्रीव्ड है वो बच्चा है तो स्कूल एटसेट्रा में आप जो है वो नहीं जाओगे। अटेम्प्टिंग और कम्युनिकेट इन एनी फॉर्म, किसी भी तरीके से वार्तालाप कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश नहीं करना है। ठीक है, व्हाटसोएवर विद द एग्रीव्ड पर्सन इंक्लूडिंग पर्सनल, ओरल, रिटन, इलेक्ट्रॉनिक, टेलीफोनिक कॉन्टैक्ट, किसी भी तरीके से पर्सनल मतलब आमने सामने, ओरल और रिटन कम्युनिकेशन नहीं करना है, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन नहीं करना है, टेलीफोनिक नहीं करना है। तो यहाँ पे व्हाट्सएप भी आएगा, ईमेल भी आएगा, सोशल मीडिया भी आएगा, इंस्टाग्राम भी आएगा, सब आएगा। ठीक है ना, इसके साथ साथ यू विल नॉट बी गोइंग टू एलियनेट द एसेट्स ऑफ द लेडी, महिला के जो एसेट्स हैं, जो गहने हैं या जो भी चीजें बैंक लॉकर्स में है, वो चीजें आप जो है एलियनेट नहीं करोगे, ट्रांसफर नहीं करोगे। एलियनेटिंग एनी एसेट्स ऑपरेटिंग बैंक लॉकर्स, बैंक अकाउंट्स यूज्ड और हेल्ड और एंजॉयड बाय बोथ द पार्टीज, jointly by the aggrieved person and the respondent or singly by the respondent including her स्त्री धन or any other property held jointly by the parties or separated by them without the leave of the magistrate। तो अगर joint property है, सिंगल ओनरशिप में प्रॉपर्टी थी, किसी भी तरीके से आप जो है उसको फर्दर एलियनेट नहीं करोगे। ये रिस्पोंडेंट के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाई जा रही है। अगला इन्होंने कहा, यू विल नॉट कॉज वायलेंस टू द डिपेंडेंट्स और अदर रिलेटिव्स ऑफ द एग्रीव्ड। ठीक है, कोई भी व्यक्ति के साथ आप वायलेंस नहीं करेंगे। कमिटिंग एनी अदर एक्ट एज स्पेसिफाइड इन द प्रोटेक्शन ऑर्डर, तो ये रेजिडरी प्रोविजन आ गया। रेजिडरी प्रोविजन कि अगर और भी कोर्ट को लगता है कि कोई रिस्ट्रिक्शन लगानी चाहिए तो कोर्ट ऐसी रिस्ट्रिक्शंस प्रोटेक्शन ऑर्डर के अंदर लगा सकता है। सो दैट इज वेयर सेक्शन नंबर 18 इज डीलिंग विद द प्रोटेक्शन ऑर्डर। अगला है रेजिडेंस ऑर्डर। रेजिडेंस ऑर्डर का मतलब क्या हुआ कि उसको रेजिडेंस आपको देना पड़ेगा और बाहर किसको निकालना है, ये बड़ी एक इंपॉर्टेंट दिलचस्प चीज आपको देखने को मिलेगी यहां पे। कोर्ट ने कहा कि लॉ कहता है कि सेक्शन 19 में that while disposing of the application of section 12 the magistrate may on being satisfied that the domestic violence has taken place pass a residence order। now what that residence order is all about, कह रहा है restraining the respondent from dispossessing in any manner or disturbing the possession of the aggrieved person from the shared household। ठीक है, कि किसी भी तरीके से आप उनको डिस्पोजेस नहीं करोगे, उनका पोजेशन जो है वो डिस्टर्ब नहीं करोगे। ठीक है, अगला इन्होंने कहा डायरेक्टिंग द रिस्पोंडेंट टू रिमूव हिमसेल्फ फ्रॉम द शेयर्ड हाउस। क्या मजे की बात है सर
कह रहा है कि आप बाहर निकलो, आप डोमेस्टिक वायलेंस करते हो, आप बाहर निकलो, महिला वहीं पे रहेगी, ठीक है, महिला बाहर नहीं जाएगी, जो डोमेस्टिक वायलेंस कर रहा है उसको बाहर भेज देंगे। लिखा है डायरेक्टिंग द रिस्पोंडेंट टू रिमूव हिमसेल्फ फ्रॉम द शेयर्ड हाउस होल्ड, ये बड़ी एक इंपॉर्टेंट चीज है। आगे जो है रिस्ट्रेनिंग द रिस्पोंडेंट और एनी रिलेटिव्स फ्रॉम एंटरिंग एनी पोर्शन ऑफ द शेयर्ड हाउस होल्ड, कोई ऐसा मान लीजिए एरिया है मकान के अंदर जहाँ पे महिला जो जो एग्रीव्ड है वो रहती है, तो उस पोर्शन में लोगों का जाना, जो बाकी रिस्पोंडेंट्स हैं उनका जाना बंद किया जा सकता है। रिस्पोंडेंट किसी भी तरीके से प्रॉपर्टी को एलियनेट नहीं करेगा, मॉर्गेज एटसेट्रा नहीं करेगा, इनकम्बरेंसेस क्रिएट नहीं करेगा। रिस्ट्रेनिंग द रिस्पोंडेंट फ्रॉम रिनाउंसिंग हिज राइट्स इन द शेयर्ड हाउस। अच्छा, एक बड़ी चीज होती है कि एक मकान है, व्यक्ति ने मकान में अपने राइट सरेंडर कर दिए, है ना, सरेंडर कर दिए, तो ये भी नहीं कर सकते आप। रिस्ट्रेनिंग द रिस्पोंडेंट फ्रॉम रिनाउंसिंग हिज राइट्स इन द शेयर्ड हाउस होल्ड, ये भी बड़ी एक इंपॉर्टेंट चीज है। इसके साथ साथ बाकी जो है, अगर मान लीजिए कोई ऑल्टरनेट अकोमोडेशन दिलवाना है तो उसके लिए भी कोर्ट ऑर्डर दे सकता है। डायरेक्टिंग द रिस्पोंडेंट टू सिक्योर द सेम लेवल ऑफ ऑल्टरनेट अकोमोडेशन फॉर द एग्रीव्ड एज एंजॉयड बाय हर इन द शेयर्ड हाउस होल्ड एंड टू पे द रेंट फॉर द सेम। तो अगर जो जैसा मकान शेयर्ड हाउस होल्ड में जो अकोमोडेशन थी वैस अगर वहां पे नहीं रख सकते तो दूसरा एक मकान लेके अकोमोडेशन लेके वहां पे महिला को रखें, और किराया कौन देगा? रिस्पोंडेंट किराया देगा, ठीक है ना। इसके साथ साथ अब ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि प्रोवाइडेड दैट नो ऑर्डर अंडर क्लॉज बी, ये इंपॉर्टेंट है, अंडरलाइन कर लो, स्टार लगा दो, जहां मिलेगी ऐसी चीज वहां लगेगा स्टार। क्या स्टार लगा? दैट नो ऑर्डर शेल बी पास्ड अगेंस्ट एनी पर्सन हु इज अ वुमेन। अब क्लॉज नंबर बी के अंदर कौन सा ऑर्डर आप पास कर रहे थे बताओ? क्लॉज नंबर बी के अंदर क्या ऑर्डर पास कर रहे थे कि रिस्पोंडेंट को कह रहे थे कि घर से बाहर निकल जा। तो अगर रिस्पोंडेंट वुमेन है तो फिर उसको घर से बाहर नहीं निकालेंगे, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना, इस चीज का खास ध्यान रखना है। इसके साथ साथ बाकी कुछ एक एडिशनल कंडीशंस हैं, ठीक है, जो कोर्ट को लगता है, मजिस्ट्रेट को लगता है इंपोज करनी चाहिए तो वो इंपोज हो जाएंगी। रिस्पोंडेंट जो है उसको बॉन्ड एग्जीक्यूट करने के लिए हम कहेंगे कि जो भी आपने कंडीशंस आपके ऊपर लगी हैं आप बॉन्ड एग्जीक्यूट करें, कि बॉन्ड में जो कुछ लिखा है आप वायलेट ना करें। अगर उसने बॉन्ड की कंडीशंस को वायलेट किया है तो सेक्शन चैप्टर नंबर 8 है हमारा सीआरपीसी के अंदर, उसका पूरा प्रोसेस जो है वो फॉलो किया जाएगा, ठीक है। ये कुछ एक चीजें हैं। और इसके साथ साथ जब कोर्ट इस प्रोविजन के अंदर ऑर्डर पास करता है तो कोर्ट डायरेक्शंस दे देता है नियरेस्ट पुलिस ऑफिसर को टू गिव प्रोटेक्शन टू द एग्रीव्ड पर्सन और टू असिस्ट हर और द पर्सन मेकिंग एप्लीकेशन ऑन हर बिहाफ फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द ऑर्डर। तो ये कुछ एक जनरल चीजें हैं जो आगे इसमें लिखी गई हैं। इसके बाद एक केस अब डिस्कस कर लेते हैं इसी पॉइंट पे। केस का नाम आप लोग लिखेंगे, 2022 का केस है। इट इज अर्चना गोविंदी खंडेलवाल वर्सेस राजेश बालकृष्णा मेनन 2022। केस का नाम आप लोग लिखेंगे, जस्ट राइट इट डाउन। ये केस आपका रेजिडेंस के ऑर्डर्स पे रहेगा, ऑल्टरनेटिव एकोमोडेशन के ऑर्डर पे रहेगा। ठीक है, चलिए, आई होप यू पीपल हैव रिटन द नेम ऑफ द केस। मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें पॉइंटर क्या है, इंपॉर्टेंट पॉइंटर क्या है। लुक व्हाट इट इज सेइंग दैट जैसे अभी आपने पढ़ा कि जितने भी रेजिडेंस के ऑर्डर सेक्शन 19 के अंदर हैं कि जी शेयर्ड हाउस होल्ड में महिला को रखेंगे या अगर वहां नहीं है तो एकोमोडेशन कोई लेके वहां पे रखेंगे, उससे रिलेटेड केस था। 2022 का केस है। लिखा था ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट क्लेरिफाइड इन द डिस्प्यूट बिटवीन द हस्बैंड एंड द वाइफ। The Honorable Supreme Court clarified in the dispute between husband and wife under the DV Act that landlord who otherwise is entitled to the decree of the eviction should not be made to suffer। अब देखो क्या एक चीज है कि सपोज एक व्यक्ति जिसके पास अपना मकान नहीं था या मान लीजिए किराए पे रहते थे और लैंडलॉर्ड जो है जो जिसका वो मकान है उसके मकान में वो किराए पे रह रहे हैं। अब महिला ये कहती है कि नहीं मेरे के साथ तो डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है तो मेरे को एकोमोडेशन चाहिए, मुझे रेजिडेंस चाहिए। तो कोर्ट ने कहा कि ठीक है तुम यहाँ पे एकोमोडेशन जहाँ पे शेयर्ड हाउस होल्ड है वहाँ पे रखो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप जो लैंडलॉर्ड है जो उस मकान का मालिक है उसके राइट्स को डिफीट कर दोगे। लैंडलॉर्ड अगर एविक्शन करवा सकता है ऐसे लोगों की तो वो एविक्शन होगी, लेकिन हस्बैंड की ड्यूटी होती है कि वो वाइफ को अल्टरनेटिव एकोमोडेशन ला के दे। तो यही बात है, इफ द वाइफ हैज एनी ग्रीवियंस अगेंस्ट द हस्बैंड may be in respect of alternative accommodation, the same is required to be adjusted in the proceedings under the DV Act
and any other remedy which may be available to her against the husband। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। कहने का मतलब क्या है, मान लीजिए एक मकान है, वहां पे वाइफ रह रही है और वो किराए का मकान है, हस्बैंड किराया दे रहा था, लेकिन लैंडलॉर्ड कहता है कि मेरे को मेरा मकान खाली करके दे दो। अब महिला को मकान खाली करना है, तो नाउ यू कैन नॉट डिफीट द राइट्स ऑफ द लैंडलॉर्ड। तो वो एविक्शन तो वहां से करवा सकता है, लेकिन हस्बैंड की ड्यूटी रहेगी कि वो कोई और अल्टरनेटिव एकोमोडेशन ढूंढ के महिला को प्रोवाइड करवाए। तो ये उसकी बात है, इस पॉइंट पे ये जजमेंट रहा। नेक्स्ट है आपका सेक्शन नंबर 20, मॉनेटरी रिलीफ्स की बात है। मॉनेटरी रिलीफ, मॉनेटरी रिलीफ कितना समय हो गया हम लोगों को क्लास शुरू किए? हाउ मच टाइम? इट इज आई बिलीव 1 hour 40 minutes अराउंड, है ना? चलिए शुरू कर रहे हैं आगे की बात। मॉनेटरी रिलीफ, देखो मॉनेटरी रिलीफ जैसे हमने स्टार्टिंग में ही बात की, जब डोमेस्टिक वायलेंस हम पढ़ रहे थे, तो मॉनेटरी लॉसेज आप क्रिएट कर सकते हो, इकोनॉमिक लॉसेज, तो उन्हीं की भरपाई के लिए मॉनेटरी रिलीफ होता है। नाउ व्हाट दैट मॉनेटरी रिलीफ इज ऑल अबाउट, लाइक सपोज डोमेस्टिक वायलेंस करते करते हस्बैंड ने वाइफ की नौकरी छुड़वा दी, तो सैलरी का नुकसान हो गया, या उसकी कोई प्रॉपर्टीज बेच दी, उसका नुकसान हुआ। तो ऐसे जितने भी नुकसान होंगे, ठीक है, ऐसे जितने भी नुकसान होंगे उन सारों को लेके मॉनेटरी रिलीफ का कॉन्सेप्ट है सेक्शन नंबर 20 के अंदर। अगर आप पढ़ें तो लिखा हुआ है, व्हाइल डिस्पोजिंग ऑफ द एप्लीकेशन अंडर सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 12, द मजिस्ट्रेट may direct that the respondent to pay monetary relief to meet the expenses incurred or losses suffered by the aggrieved person and the child of the aggrieved as a result of the domestic violence। तो जो भी नुकसान बच्चे को या माँ को हुआ है, वो सारे नुकसान की भरपाई करवाई जाएगी। और वो क्या क्या नुकसान हो सकते हैं, क्या क्या कोर्ट कंसिडर करेगा? लॉस ऑफ द अर्निंग्स, नौकरी छुड़वा दी है, उसके जितना नुकसान हुआ वो हस्बैंड को बियर करना है। मेडिकल एक्सपेंसेस हस्बैंड को बियर करने हैं। लॉसेज कॉज ड्यू टू डिस्ट्रक्शन, डैमेज, रिमूवल ऑफ एनी प्रॉपर्टी फ्रॉम द कंट्रोल ऑफ द एग्रीव्ड पर्सन, कोई भी महिला की प्रॉपर्टी थी जिसको डिस्ट्रक्ट कर दिया गया, डैमेज किया, रिमूव किया, उसका सारा नुकसान भी हस्बैंड को ही उठाना पड़ेगा, हस्बैंड ही जिम्मेवार है, ठीक है ना? इसका ध्यान रखना है। बाकी जो बच्चा है, बच्चे की एजुकेशन को लेके एटसेट्रा, जो भी मतलब लॉसेज हुए, वो सारे इकोनॉमिक लॉसेज को लेके मॉनेटरी रिलीफ का ऑर्डर जो है वो पास किया जा सकता है। जो भी मॉनेटरी रिलीफ कोर्ट देगा, वट एवर द रिलीफ द कोर्ट इज ग्रांटिंग, वो रिलीफ जो है फेयर होना चाहिए, एडिक्वेट होना चाहिए, रीजनेबल होना चाहिए और कंसिस्टेंट होना चाहिए विद द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग टू विच द एग्रीव्ड पर्सन इज accustomed। अब स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या है कि अगर मिडिल क्लास है तो उस तरीके से, अपर मिडिल है तो उस तरीके से, रिच है तो उस तरीके से, तो जो भी तरीके से व्यक्ति विशेष रह रही थी, जो महिला है, उसी तरीके से एडिक्वेटली फेयर रीजनेबल कंपनसेशन विल बी प्रोवाइडेड टू दैट पर्टिकुलर वुमेन। सो दैट इज द ब्रॉडर थिंग विच इज देयर इन द मॉनेटरी कंपनसेशन। इतना ही आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना? इसके बाद मॉनेटरी कंपनसेशन पे आपको एक जजमेंट मैं देता हूं 2022 का। ये जजमेंट जगमोहन कश्यप वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली का है। केस का नाम आप लोग लिख लें, इट इज जगमोहन कश्यप वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली 2022 दिल्ली हाई कोर्ट। क्या दिल्ली हाई कोर्ट ने ऑब्जर्व किया है उसके ऊपर बात कर लेते हैं। कि देखो, कोई भी महिला अगर मेंटेनेंस डीवी एक्ट के अंदर मांग रही है, ठीक है, और वही महिला ने 125 सीआरपीसी के अंदर भी मेंटेनेंस मांगा हुआ है, ठीक है, सेम महिला ने डीवी एक्ट के अंदर भी मेंटेनेंस मांगा और 125 सीआरपीसी में भी मांगा। सो आर दीज प्रोविजंस आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और दे आर नॉट? तो उसके ऊपर जगमोहन कश्यप वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली का 2022 का दिल्ली हाईकोर्ट का जजमेंट है। इसमें कोर्ट क्या कहता है आप पढ़ें, लिखा है द ऑनरेबल दिल्ली हाईकोर्ट has observed that the right to claim maintenance under DV Act and those under 125 of the CRPC are not mutually exclusive। डबल डबल बर्डन थोड़ी डालोगे, ठीक है, दोनों में आप मांग सकते हैं, ऐसा नहीं है कि मेंटेनेंस मांग नहीं सकते, मांग सकते हो, बट दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है। The aggrieved person can seek interim maintenance before the magistrate while also seeking the permanent maintenance under 125। अगर आप डीवी एक्ट के अंदर मांग रहे हो, मांग लो, और परमानेंट मेंटेनेंस 125 में मांग रहे हो, वहां पे भी जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन वी कांट से इट इज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, दे आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव टू ईच अदर, ठीक है। इसके बाद इसमें एक डिले वाला पॉइंट था कि जो एप्लीकेशन है वो देरी से फाइल की गई थी, तो कॉन्डोनेशन ऑफ डिले होगा कि नहीं होगा। तो कोर्ट ने उसी को लेके इस जजमेंट में ऑर्डर दिया है, देयर कैन बी नो वेस्टिंग ऑफ सच राइट्स दैट वुड रिजल्ट इनटू डाइवेस्टिंग ऑफ द राइट्स ऑफ द एश्योर्ड बाय द स्पेशल पीस ऑफ लेजिस्लेशन। तो एक जनरल सी चीज़ है, बट अपार्ट फ्रॉम दैट जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है वो
जो इसका फर्स्ट पोर्शन था कि आर दीज थिंग्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और नॉट, उसको आपको ध्यान में रखना है। सेक्शन नंबर 21 कस्टडी ऑर्डर्स की बात कर रहा है। कस्टडी बेसिकली बच्चों की कस्टडी की बात है, ठीक है। एंड दिस प्रोविजन इट ओवरराइड्स द अदर लॉज, दिस प्रोविजन ओवरराइड्स द अदर लॉज। ओवरराइड्स क्योंकि नॉटविथस्टैंडिंग से शुरू हो रहा है, नॉन ऑब्स्टेंटिक लॉज है, और कोई भी नॉन ऑब्स्टेंटिक लॉज आपको देखने को मिलेगा तो वो बाकी प्रोविजंस पे ओवरराइड करता है। तो लिखा है नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन एनी अदर लॉ फॉर अ टाइम बीइंग इन्फोर्स द मजिस्ट्रेट एट एनी स्टेज ऑफ द हियरिंग ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ द प्रोटेक्शन ऑर्डर और ऑफ एनी अदर रिलीफ अंडर दिस एक्ट ग्रांट टेम्परेरी कस्टडी ऑफ द चिल्ड्रन or child to the aggrieved person or the person making such application or on her behalf if necessary the arrangements of visit of the child can be there by the respondent। तो वाइफ जो है और हस्बैंड जो है इनके बीच में चल रहा था डिस्प्यूट, बच्चे बीच में फंस गए, ठीक है। बच्चे कहते हैं कि जी हम कहाँ जाएं, तो कोर्ट में सेक्शन 21 के हिसाब से कस्टडी का ऑर्डर जो है वो महिला को मिलेगा। ऐसा लिखा गया है कि अगर कोर्ट को लगता है कि बच्चे माँ के साथ रहना चाहते हैं तो माँ के साथ रहेंगे, और जो रिस्पोंडेंट है अगर वो हस्बैंड है तो उसको विजिटेशन के राइट्स जो है वो मिल जाते हैं। जो भी रिस्पोंडेंट होगा, नॉट ओनली हस्बैंड, कोई भी रिस्पोंडेंट होगा उसको विजिटेशन के राइट्स जो है वो मिल जाते हैं। विजिटेशन का मतलब क्या है कि आप महीने में एक बार, 15 दिनों में एक बार जो है बच्चों को मिलने के लिए आ सकते हो। और ये जो प्रोविजन है ये ओवरराइड करता है बाकी लॉज के ऊपर, बिकॉज इट इज एन ओवरराइडिंग पोजीशन। सो यू पीपल मस्ट हैव टू अंडरस्टैंड कि हमारे पास और भी अलग अलग कानून हैं जहां पे कस्टडी की बात होती है। जैसे कि आप गार्डियनशिप एक्ट देखें, वहां पे बच्चे की कस्टडी की बात हो जाती है। आप अगर सेक्शन 26 हिंदू मैरिज एक्ट का देखें, वहां पे कस्टडी की बात होती है। तो ये प्रोविजन सभी के ऊपर ओवरराइड करता है, इसका आपको ध्यान रखना है, ठीक है, कस्टडी ऑर्डर्स को लेके। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट एरिया दैट इज कंपनसेशन ऑर्डर। देखो एक था मॉनेटरी ऑर्डर, ठीक है, मॉनेटरी रिलीफ जो सेक्शन नंबर 20 के अंदर था, और ये है कंपनसेशन का। अगर किसी व्यक्ति को मॉनेटरी रिलीफ नहीं मिला है या कंपनसेशन डिमांड करना चाहता है तो मॉनेटरी रिलीफ इज डिफरेंट। जो आपको लॉसेज हुए उसको लेके आपको मॉनेटरी रिलीफ मिलता है, लेकिन कंपनसेशन और भी चीजों का हो सकता है, ये ध्यान रखना। अगर मॉनेटरी रिलीफ मांग रहे हो तो जो आपको नुकसान हुए उसका मॉनेटरी रिलीफ होता है, लेकिन जो आप एक्स्ट्रा मांग रहे हो वो होता है कंपनसेशन। कंपनसेशन किस चीज के लिए मांगोगे आप? कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं। एक डोमेस्टिक वायलेंस से पीड़ित महिला कंपनसेशन किस चीज का मांगेगी? मेंटल ट्रॉमा, इमोशनल डिस्ट्रेस, जिस चीज की पैसे में गणना नहीं होती है उसको लेके कंपनसेट किया जाता है, और उसी की बात यहाँ पे सेक्शन नंबर 22 के अंदर रखी गई है, ठीक है। सो दैट इज विद रिस्पेक्ट टू कंपनसेशन ऑर्डर्स। अगर आप इसको पढ़ लें तो एक बार, कोई हर्ज नहीं है। लिखा है इन एडिशन टू अदर रिलीफ एज मे बी ग्रांटेड अंडर दिस एक्ट द मजिस्ट्रेट में ऑन द एप्लीकेशन बीइंग मेड बाय द एग्रीव्ड पर्सन pass an order directing the respondent to pay compensation and damages for the injuries including mental torture, emotional distress caused by the domestic violence committed by the respondent. So this is how the compensatory orders can be there for mental torture and other distress, emotional distress, etc. ठीक है। नेक्स्ट वन इज इंटेरियम रिलीफ जो है या एक्स पार्टे ऑर्डर्स जो है वो क्या पास हो सकते हैं कि नहीं हो सकते हैं? डेफिनेटली हो सकते हैं। जितने भी ऑर्डर्स सेक्शन 18, 19, 20, 21 के अंदर, 22 के अंदर कोर्ट पास करती है वो इंटेरियम और एक्स पार्टे तरीके से पास जो है वो किए जा सकते हैं। सेक्शन का ध्यान आपको रखना है सिर्फ। सेक्शन नंबर 24 में कोर्ट टू गिव कॉपीज ऑफ द ऑर्डर्स फ्री ऑफ कॉस्ट। जो भी ऑर्डर कोर्ट ने पास किया है उसकी रिस्पोंडेंट को कॉपी फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो मिलेगी, और ऑफिसर इंचार्ज को भी, और जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं उनको भी एक एक कॉपी जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी। ये लिखा हुआ है द मजिस्ट्रेट शेल इन द केसेस वेयर एन ऑर्डर इज पास्ड अंडर दिस एक्ट ऑर्डर द कॉपी ऑफ द ऑर्डर दैट द कॉपी ऑफ सच ऑर्डर शेल बी गिवन फ्री ऑफ कॉस्ट टू द पार्टीज टू द एप्लीकेशन। पार्टीज टू द एप्लीकेशन का मतलब एग्रीव्ड और रिस्पोंडेंट हो गए, पुलिस ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन, इसके साथ साथ आपके सर्विस प्रोवाइडर्स लोकेटेड विद इन द लोकल लिमिट्स, उन सभी लोगों को एक एक कॉपी जो है मिल जाएगी, ठीक है। और इसका आपको ध्यान रखना है। बाकी ड्यूरेशन एंड ऑल्ट्रेशन ऑफ द ऑर्डर्स की बात है। अगर कोई भी ऑर्डर कोर्ट ने पास कर दिया है, उस ऑर्डर के अंदर कुछ ऑल्ट्रेशन करने हैं, कुछ चेंजेस करने हैं, तो चेंजेस जो हैं वो सेक्शन नंबर 25 के अंदर होंगे। नथिंग मोर इन दैट, ठीक है। और जो भी आप चेंजेस करोगे, मॉडिफिकेशन एक्सेट्रा करोगे, इट शुड बी इन द रिटन फॉर्मेट, ये लिखा हुआ है, ठीक है। तो रिटन फॉर्मेट में जो है आपको उसको करना है। इसके साथ आपका रिलीफ इन अदर सूट्स एंड लीगल प्रोसीडिंग्स का कॉन्सेप्ट है सेक्शन नंबर 26 में, ठीक है, सेक्शन नंबर 26 में। अब ये क्या है? दैट इज रिलीफ इन अदर सूट्स एंड लीगल प्रोसीडिंग्स। लुक, मोस्ट ऑफ द टाइम व्हाट हैपेंस कि एक तरफ आपने डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के अंदर प्रोसीडिंग्स इनिशिएट की हैं,
वहीं पे आपने सिविल कोर्ट, फैमिली कोर्ट, क्रिमिनल कोर्ट्स के अंदर भी प्रोसीडिंग्स इनिशिएट की हैं। तो फिर ऐसे केसेस में क्या होगा? तो सेक्शन नंबर 26 कह रहा है एनी रिलीफ अवेलेबल अंडर 18, 19, 20, 21, 22 एटसेट्रा मे ऑल्सो बी सॉट इन अ लीगल प्रोसीडिंग बिफोर सिविल कोर्ट, फैमिली कोर्ट, क्रिमिनल कोर्ट अफेक्टिंग द एग्रीव्ड पर्सन। तो मान लीजिए कोई भी क्रिमिनल कोर्ट के अंदर केस चल रहा है, या कोई सिविल केस चल रहा है, या डोमेस्टिक फैमिली डिस्प्यूट चल रहा है फैमिली कोर्ट के अंदर, तो अगर आपको डीवी एक्ट की प्रोसीडिंग्स ऐसी कोर्ट में शुरू करवानी है, सो यू मे प्रोसीड इन दैट कोर्ट इटसेल्फ। आपको अलग से कोई एप्लीकेशंस लगाने की जरूरत नहीं है, आप उसी कोर्ट में जो है अपना रिलीफ मांग सकते हैं। ठीक है ना। सेक्शन नंबर 27, सेक्शन 27 जुरिस्डिक्शन की बात करता है। इसको मुझे आपको फ्लो चार्ट के माध्यम से समझाना पड़ेगा। सेक्शन नंबर 27 हमने 2 दिन का काम एक ही क्लास में कर दिया जी। कल भी हमारा डीवी एक्ट का था, लेकिन आज ही निपटा दिया। ठीक है, तो सेक्शन नंबर 27, बस थोड़े से सेक्शंस बचे हैं, 3 4 5 सेक्शंस हैं, उनको निपटा के क्लास क्लोज करेंगे। सेक्शन नंबर 27 जुरिस्डिक्शन की बात करता है। अच्छे से समझ आ गया कि नहीं आ गया? यस और नो? जो भी केसेस है मैंने आपको जो बताया, वो अगर आपने लिख लिए होंगे तो बहुत अच्छी बात है, उनको अच्छे से रिवाइज जरूर कर लेना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, 27 में आ गया आपका जुरिस्डिक्शन। कौन से कोर्ट में केस चलता है आप लोग बताओ? कौन से मैजिस्ट्रेट्स के पास कॉम्पिटेंसी है? JM1C एंड मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट्स के पास कॉम्पिटेंसी है। नाउ द सेकेंड थिंग विच वी हैव टू अंडरस्टैंड इज कि कौन सी कोर्ट के पास मैटर आएगा। सो नंबर 1, वेर एवर द कॉज ऑफ एक्शन अराइजेस, wherever the cause of action arises, एक तो ये। दूसरा, wherever the victim resides, ये आपने definitions में भी देखा था, लेकिन यहाँ पे सेक्शन नंबर 27 भी उसी की रेफरेंस है, wherever the victim resides। और तीसरा जो है वो आप लोग बताएंगे, ठीक है, कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं तीसरा क्या है। yes everyone, what is the third point? that is wherever the respondent resides or carries on his business etc. respondent resides or carries on his business or personally works for gain etc. वहां पे जो है we can file the case। ठीक है, जो भी एप्लीकेशन आएगी किसी भी ऐसी कोर्ट में आ सकती है। ठीक है ना। चलिए अगली जो बात है प्रोसीजर पे आते हैं। सेक्शन नंबर 28 में, सेक्शन नंबर 28 ये आ गया। ये जो मैंने अभी अभी आपको बताया वो ये लिखा हुआ है सेक्शन 27 में। द पर्सन एग्रीड में वेयर परमानेंटली और टेम्परली रिजाइड्स और कैरीज ऑन बिजनेस और गेन एटसेट्रा, वेर एवर द रिस्पॉन्डेंट रिजाइड्स और कैरीज ऑन हिज बिजनेस एटसेट्रा, और वेर एवर द कॉज ऑफ एक्शन अराइजेस। ऐसी कोर्ट्स में आप जो है मामला दर्ज करवा सकते हैं। ठीक है, अगला सेक्शन नंबर 28 आपका प्रोसीजर की बात करता है। प्रोसीजर देखो, जनरली जो है प्रोसीजर जैसा सीआरपीसी के अंदर है वैसा ही प्रोसीजर आपका यहाँ पे अप्लाई होता है। लेकिन अगर कोर्ट को अपना प्रोसीजर खुद अडॉप्ट करना है, खुद मैकेनिज्म डेवलप करना है एज फार एज द प्रोसीजरल पार्ट इज कंसर्न, तो कोर्ट के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। सेक्शन नंबर 28 कह रहा है सेव एज अदरवाइज प्रोवाइडेड ऑल द प्रोसीडिंग्स अंडर सेक्शन 12, 18, 19, 20, 21, 22, 23 and offense under 31 shall be governed by the provisions of CRPC। तो सवाल आ जाता है कि कैसे रेगुलेट करोगे? तो CRPC का ध्यान रखना है। अब देखो ध्यान से एक चीज समझ लेना, गलती कहां पे हो जाती है कि नेचर ऑफ लॉ है सिविल जनरली, लेकिन प्रोसीजर जो रहता है जब प्रोटेक्शन ऑर्डर्स एक्सेट्रा पास करने हैं, तो जो प्रोसीजर सीआरपीसी के अंदर होता है वैसा प्रोसीजर हमें फॉलो अप करना है। लेकिन वहीं पे सेकंड सबसेक्शन कह रहा है नथिंग इन दिस शेल प्रिवेंट द कोर्ट फ्रॉम लेइंग डाउन इट्स ओन प्रोसीजर फॉर द डिस्पोजल ऑफ द एप्लीकेशंस अंडर सेक्शन 12 और अंडर सेक्शन नंबर 23 सबसेक्शन 2। तो अगर कोर्ट को लगता है कि हम अपने तरीके से डिस्पोज कर सकते हैं, एक्स पार्टे ऑर्डर्स पास करने हैं या जो जिस भी तरह से, तो कोर्ट जो है अपना प्रोसीजर अडॉप्ट कर सकता है। सो दैट इज गिवन इन सेक्शन नंबर 28। 29 अपील की बात कर रहा है। कोई भी अपील अगर आपको फाइल करनी है तो अपील कहां जाएगी? कोर्ट्स ऑफ सेशन में। अपील कहां जाएगी? कोर्ट्स ऑफ सेशन में। कितने दिनों के अंदर जाएगी? विद इन 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ विच द ऑर्डर मेड बाय द मजिस्ट्रेट इज सर्व टू द एग्रीव्ड। तो जिस दिन एग्रीव्ड को ऑर्डर की कॉपी मिल गई तो उस दिन से जो है आप 30 दिनों के अंदर अंदर अगर अपील करना चाहते हैं तो यू मे फाइल द अपील। और लास्ट जो चैप्टर है वो आ गया अब आपका चैप्टर नंबर 5, चैप्टर 5। ठीक है, चैप्टर 5 मिसलिनियस चैप्टर। बस 2 चीजें इसमें आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट इज सेक्शन नंबर 30, 31, 32 और 33। चलो 4 सेक्शन है, चारों ही कर लेते हैं, फटाफट निपटा देंगे और इसको क्लोज करेंगे। ठीक है, सभी लोग जिंदा हैं? हाँ जी, आई होप यू पीपल आर
गेटिंग एवरीथिंग इन योर हेड, यस और नो? देखो जी, दिमाग जिंदा होना बड़ा ज़रूरी है सर, है ना? दिमाग जिंदा होगा तभी समझ में आएगा, अगर दिमाग जिंदा नहीं है तो फिर समझ में कुछ नहीं आएगा। चलिए चैप्टर नंबर 5 की बात कर रहे हैं, सेक्शन नंबर 30, डीलिंग विद द कॉन्सेप्ट दैट इज प्रोटेक्शन ऑफिसर्स एंड मेंबर ऑफ सर्विस प्रोवाइडर टू बी द पब्लिक सर्वेंट्स। जितने भी लोग हैं सब पब्लिक सर्वेंट माने जाएंगे, ये सेक्शन नंबर 30 कहता है। सीधा सीधा सवाल है, आपको एक और चीज पूछी जाती है कि पब्लिक सर्वेंट कहाँ पे लिखा होता है कि पब्लिक सर्वेंट है, तो पब्लिक सर्वेंट इज बेसिकली, the public servant is basically given under section number 21 of the IPC। तो 21 of IPC आपको ध्यान में रखना है, and all these persons are the public servants, ठीक है? इसके साथ पेनल्टी फॉर द ब्रीच ऑफ प्रोटेक्शन ऑर्डर बाय द रिस्पोंडेंट। प्रोटेक्शन ऑर्डर आप लोगों ने कौन से सेक्शन में पढ़ा, जल्दी से बताओ। अगर आप लोग जिंदा हैं तो आप बोल रहे हो ना आप जिंदा हैं, तो बताओ प्रोटेक्शन ऑर्डर कौन से सेक्शन में था? यस एवरीवन, प्रोटेक्शन ऑर्डर सेक्शन नंबर, विच सेक्शन इज डीलिंग विद द प्रोटेक्शन ऑर्डर? 18। तो सेक्शन 18 में जब प्रोटेक्शन ऑर्डर पास हुआ और रिस्पोंडेंट ने उसकी वॉयलेशन की, रिस्पोंडेंट ने वॉयलेशन कैसे की उसकी, हाउ ही हैड वॉयलेटेड इट, तो जैसे उसको कहा गया कि जी आप डोमेस्टिक वायलेंस नहीं करोगे और उसने फिर भी डोमेस्टिक वायलेंस कमिट किया, या उसने अपनी जो वाइफ थी या जो भी एग्रीव्ड है उसके जो एसेट्स थे उनको एलिनेट कर दिया, स्त्री धन को ट्रांसफर कर दिया, कोई प्रॉपर्टीज को ट्रांसफर कर दिया, सिक्योरिटीज को ट्रांसफर किया, ऐसी कोई भी अगर चीज की है तो फिर सेक्शन नंबर 31 आ जाता है। 31 प्राइमरली एक पॉइंट पे है कि अच्छा अब आपने किया है क्रिमिनल ऑफेंस, अभी तक सब सिविल मामला चल रहा था, अब क्रिमिनल हो गया, क्योंकि द मोमेंट यू हैड वायलेटेड द प्रोटेक्शन ऑर्डर, तो अब यहां पे होगी सजा। सजा कितनी होगी? इंप्रिजनमेंट फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड अप टू, अंडरलाइन कर लेंगे, 1 ईयर, और या फिर जुर्माना लग सकता है विच में एक्सटेंड अप टू 20,000 रुपीज, 20,000 रुपए का जुर्माना, 1 साल का कारावास अधिकतम किया जा सकता है, या फिर दोनों किए जा सकते हैं, इसका आपको ध्यान रखना है, ठीक है? और इसके साथ साथ जब भी कोर्ट ऐसे केस में चार्जेस फ्रेम करेगा तो साथ के साथ 498 कैपिटल ए आईपीसी का चार्ज भी बनेगा, लिखा हुआ है वाइल फ्रेमिंग द चार्जेस। जब भी सेक्शन 31 डीवी एक्ट का चार्ज बनता है तो साथ में चार्ज कौन सा बनेगा? 498 आईपीसी का, 498 आईपीसी का चार्ज साथ में ही बनेगा। और साथ के साथ एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज, डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट, अगर डाउरी से रिलेटेड डिमांड है तो डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट के चार्जेस भी साथ में लगाए जाएंगे। तो ये बड़ा एक इंपॉर्टेंट है कि whenever the charge is there under section number 31, so what other charges the court has to frame? The charges of section 498 capital A of the IPC as well as the charges of dowry prohibition act can also be there। अब वो डाउरी प्रोहिबिशन वाले तभी लगेंगे अगर डाउरी से रिलेटेड कुछ इश्यूज है, अदरवाइज नहीं लग पाएंगे। इसके साथ साथ सेक्शन नंबर 32 कॉग्निजेंस एंड प्रूफ की बात कर रहा है, कौन सी कोर्ट कॉग्निजेंस लेगी, ठीक है, और केस का नेचर कैसा है। तो आप अगर यहाँ पे देखें तो लिखा हुआ है दैट कॉग्निजेंस एंड प्रूफ की जब बात आप देखें तो लिखा है दैट सच ऑफेंसेस आर कॉग्निजेबल एंड नॉन बिलेबल, कॉग्निजेबल एंड नॉन बिलेबल, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कॉग्निजेबल नॉन बिलेबल। जब भी कोई अपराध कॉग्निजेबल है तो इसका मतलब एफआईआर होता है जनरली, और नॉन बिलेबल है तो बेल मिलेगा कोर्ट से। कौन से सेक्शन में मिलता है बेल नॉन बिलेबल ऑफेंसेस में? यस एवरीवन, सीआरपीसी कितना रिवाइज किया है आप लोग बताइए? यस एवरीवन, आयुष, अमीशा एंड ऑल दोज हु आर देयर इन द लाइव सेशन, हाउ द कोर्ट ग्रांट्स बेल इन द नॉन बिलेबल ऑफेंसेस, तैयारी बताओ कितनी हो रही है? ठीक है, चलिए आगे बढ़ रहे हैं। दैट इज पेनल्टी फॉर नॉट डिस्चार्जिंग ड्यूटीज बाय द प्रोटेक्शन ऑफिसर। अब देखो प्रोटेक्शन ऑफिसर की भी जिम्मेवारियां थी ना, आपने स्टार्टिंग में ही पढ़ा, कौन से सेक्शन में पढ़ा आपने? ड्यूटीज ऑफ द प्रोटेक्शन ऑफिसर, जल्दी से बताओ। अंडर विच प्रोविजन यू पीपल हैव गॉन थ्रू विद द ड्यूटीज एंड फंक्शंस ऑफ द प्रोटेक्शन ऑफिसर्स? सेक्शन नंबर 9 में लिखा था ना प्रोटेक्शन ऑफिसर की कुछ एक जिम्मेवारियां। अब अगर प्रोटेक्शन ऑफिसर अपनी जिम्मेवारियों को अदा नहीं करता है तो उसको कितनी सजा हो सकती है? तो प्रोटेक्शन ऑफिसर को भी 1 साल तक की सजा
या फिर 20,000 रुपए का जुर्माना, या दोनों हो सकते हैं। इफ एनी प्रोटेक्शन ऑफिसर फेल्स और refuses to discharge his duties as directed by the magistrate in the protection order without any sufficient cause, he shall be punished with the imprisonment for a term which may extend up to 1 year or with fine which may extend up to 20,000 rupees or with both। ठीक है, अब यहां से देखो पनिशमेंट्स दोनों, मतलब सेक्शन नंबर 31 के अंदर भी सेम है, 33 के अंदर भी सेम है। 31 के अंदर पनिशमेंट मिल रही है रिस्पोंडेंट को क्योंकि उसने प्रोटेक्शन ऑर्डर की वायलेशन करी। 33 के अंदर पनिशमेंट मिल रहा है प्रोटेक्शन ऑफिसर को क्योंकि उसने अपनी ड्यूटीज को परफॉर्म नहीं किया। कॉग्निजेंस ऑफ द ऑफेंस कमिटेड बाय प्रोटेक्शन ऑफिसर, तो जो भी प्रोटेक्शन ऑफिसर के अंदर अगेंस्ट अगर केस चलता है तो उसका कॉग्निजेंस तभी लिया जाएगा जब कंप्लेंट फाइल की जाएगी और प्रीवियस सैंक्शन होगा स्टेट गवर्नमेंट का। कंप्लेंट पे कॉग्निजेंस होगा और सैंक्शन लेंगे स्टेट गवर्नमेंट या ऑफिसर ऑथराइज से। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। नो प्रोसिक्यूशन और लीगल प्रोसीडिंग shall lie against the protection officer unless the complaint is filed। तो कंप्लेंट पे कॉग्निजेंस होता है, पुलिस रिपोर्ट एक्सेट्रा पे नहीं होगा, कंप्लेंट पे होगा। विद द प्रीवियस सैंक्शन किसका चाहिए? स्टेट गवर्नमेंट का। तो प्रीवियस सैंक्शन ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट इज मस्ट, सो दैट इफ यू वांट टू प्रोसिक्यूट द प्रोटेक्शन ऑफिसर। सेक्शन नंबर 35, लास्ट के 3 सेक्शंस हैं, आप लोग देखते जाइए। सेक्शन नंबर 35, कोई भी व्यक्ति गुड फेथ में जो भी एक्शंस ले रहा है वो उसके लिए लायबल नहीं होता है। प्रोटेक्शन ऑफ द एक्शंस टेकन इन गुड फेथ, नो सूट प्रोसिक्यूशन लीगल प्रोसीडिंग शैल लाई अगेंस्ट द प्रोटेक्शन ऑफिसर for any damage caused or likely to be caused by anything which is in good faith done or intended to be done under this act or any other rule made thereunder। तो अगर कोई भी प्रोटेक्शन ऑफिसर इस कानून के अंदर काम कर रहा है, एक्शंस ले रहा है, गुड फेथ के अंदर एक्शंस ले रहा है, तो उसकी कोई लाइबिलिटी नहीं रहेगी। सेक्शन नंबर 36, सेक्शन नंबर 36, ठीक है, ये आ रहा है कि एक्ट नॉट इन डेरोगेशन विद एनी अदर लॉ। तो बाकी लॉ जो है वो अपना काम करेंगे, डीवी एक्ट अपना काम करेगा, ये बाकी लोगों को बाकी लॉज को जो है डेरोगेट नहीं करता है। और सेक्शन नंबर 37, पावर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट टू मेक रूल्स के लिए बनाया गया कि सेंट्रल गवर्नमेंट की क्या क्या पावर्स हैं रूल्स बनाने को लेके। तो प्रोटेक्शन ऑफिसर की क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए और क्या टर्म्स एंड कंडीशंस अपॉइंट आप लगा सकते हैं, वो सारी चीज़ें आपको जो हैं सेक्शन नंबर 37 में देखने को मिलती हैं। सो दैट्स ऑल विद रिस्पेक्ट टू द डीवी एक्ट। आई होप यू पीपल आर वेरी क्लियर एज फार एज द डीवी एक्ट इज कंसर्न्ड। ऑल द सेक्शंस वी हैव गॉन थ्रू इन द वन शॉट इटसेल्फ। जजमेंट्स हमने कर ली, सब कुछ कर लिया। अब आप लोग बताओ कि आपको अच्छे से समझ में आ गया कि नहीं। अगर आ गया है तो बहुत अच्छी बात, रिपीट करेंगे। केस लॉज का अलग से एक लिस्ट बना लेना, एग्जाम में जाने से पहले अच्छे से एक बार रिवाइज कर लेना जो जो केसेस जिस जिस पॉइंट पे मैंने आपको दिए हैं। बाकी अलॉन्ग विद इट बेयर एक्ट तो मैंने आपको सारा ही करवा दिया, ठीक है, बेयर एक्ट तो सारा ही हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया है। जहाँ पे भी डेट्स हैं, टाइम है, जैसे अपील कितने दिनों में जाएगा, कहाँ पे जाएगा, किसके पास जाएगा, इन चीज़ों का ध्यान रखना है। सर्विस प्रोवाइडर कौन से सेक्शन में है, प्रोटेक्शन ऑर्डर कौन से सेक्शन में है, 31 के अंदर क्या पनिशमेंट है, 33 के अंदर क्या पनिशमेंट है, इन सारी चीज़ों का आपने खास ध्यान रखना है। बाकी जो है अब हम लोग मिलेंगे किसी दूसरे सेशन में, लाइव सेशन में, और तब तक के लिए सभी का शुक्रिया। लाइव सेशन में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अच्छे से पढ़िए, दबा के पढ़िए, जम के पढ़िए और एग्जाम क्वालिफाई जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच टू ऑल, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।